गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफदर। एक खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, दूसरों के लिए आसानियां पैदा कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, ताकि आप जब आप दूसरों के लिए रास्ते बनाते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए खुद ब खुद वसीले बना देता है, रास्ते बना देता है, इसमें कोई शक नहीं है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल भी है, अगर तुम बादशाह भी हो और अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा वालिद या उस्ताद आ जाए तो इज्जत से खड़े हो जाओ। ये रुतबा है वालिद का और ये रुतबा है उस्ताद का। नाज़रीन, आज की बात की जाए तो आज तो वैसे भी सरप्राइज डे है। मेरे शो में भी बड़े सरप्राइजिंग गेस्ट है माशाल्लाह से। सरप्राइज डे के हवाले से बात करते करते मैं बताती जाऊँ कि टी इज़ वेरी फैंटास्टिक माशाल्लाह से। चाय बहुत अच्छी है आज की, और वैसे भी हम बड़े मेहमान नवाज हैं। हम तो अपने दुश्मनों को भी चाय पिला के वापस भेजते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। आज 27 फरवरी एक ऐसा दिन जो कोई ना भूल पाएगा, तारीख में लिखा जाएगा ये दिन, क्योंकि पाकिस्तानी शाहीनों ने किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया दुश्मन का, और हमेशा इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जब भी मैली आंख से देखा जाएगा पाकिस्तान को। उन्होंने रात के अंधेरे में कुछ चंद कवे मारे थे और हमने दिन के उजाले में मुंह तोड़ जवाब दिया था, और जवाब देने से पहले उन्हें वार्न भी किया था, और इसी तरह करेंगे। और मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रही है उनके एक पायलट की, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान आर्मी इज़ वेरी प्रोफेशनल। बिल्कुल है जी, क्योंकि हम एक महज़ब कौम है, हमारी आर्मी बहुत प्रोफेशनल है। और हमने उनको वापस किया था जज्बा खैर सगाली का एक मैसेज दिया था, क्योंकि हम पुरअमन कौम है, हम महज़ब कौम है, हमारी आर्मी बड़ी प्रोफेशनल है। हम बच्चों वाली हरकतें नहीं करते, हम रात के अंधेरों पे वार नहीं करते, हम दिन के उजालों में दुश्मन को वार्न करके उनके मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो आज का सरप्राइजिंग डे है, बड़े खुश है सब लोग। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जनाब, आज के दिन ना तमाम लोगों को चाय पिलाई जाए और सेलिब्रेट किया जाए चाय के थ्रू, और बड़ा ज़रूरी भी है क्योंकि और मैं अपने शो में भी आज अपने मेहमानों को 2-2 मग चाय पिलाने वाली हूँ। एक तो मैं अपने शो की वजह से पिलाऊंगी, एक मैं वैसे खुशी की वजह से भी पिलाऊंगी। आज की शो की बात की जाए तो आज हम बात करेंगे इमिग्रेशन की। अक्सर लोग चाची फूफो ताई अम्मा के पास जब भी हम बैठते तो हमें वो कहती है कि यार वीज़ा लगवा लो, कहीं बाहर चले जाओ, पाकिस्तान के हालात ख़राब होने वाले हैं, बिजनेस अच्छे नहीं है, स्टडी के लिए बाहर चले जाओ। भाई कैसे जाएंगे हम बाहर, किस तरह से हमें अवेयरनेस मिलेगी, किस तरह से हम पहुंचेंगे बाहर, क्या कैटेगरी होती है, कितने पैसे चाहिए होते हैं, क्या कैनेडियन हुकूमत कुछ ऑर्गेनाइज करती है जो लोग वहां जाना चाहते हैं, कंसल्टेंट कैसे होते हैं, और कंसल्टेंट का कैसे पता चलेगा कि जो हमें एजेंट हम सुनते हैं कि जी फला बंदे से हम अपना जो काम करवा रहे हैं, एक जो प्रोसीजर होता है एक वीज़े का वो करवा रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे, आज के दिन तो वैसे भी पायलट को काफ़ी ज़्यादा चोटें भी लगी थी, तो फिजियोथेरेपिस्ट भी हमारे पास है। आज हम इस बारे में भी बात करेंगे कि अगर आपकी कोई हड्डी में दर्द है, आपके बाजू में दर्द है, तो आप किस तरह से ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा आज हम अपने बड़े प्यारे मेहमान से बात करेंगे। एक मुनफरिद अंदाज पाकिस्तान का, बहुत से आपने होस्ट देखे होंगे, बहुत से एंकर देखे होंगे, बहुत से कॉमेडियन देखे होंगे। आज तक ये समझ नहीं आ सकी कि ये एक बेहतरीन होस्ट है, ये एक बेहतरीन कॉमेडियन है, ये एक कॉमेडी को लाजवाब कर देने वाले शख्स है। मेरे आज शो में मौजूद है, तो सबसे पहले जी मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारी बड़ी प्यारी मेहमान है डॉक्टर शफक, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है। वेलकम टू द शो मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। और इनके साथ हमारे बड़े प्यारे होस्ट है जी। आज हम बड़ा खुश है उन्हें अपने शो में देखे। मैं बाकी तमाम मेहमानों के लिए भी बड़ा खुश हूँ, उनको देख के इसलिए खुश हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को लाजवाब करते हैं वो अपने शो में बुला के, तो आज वो हमारे शो में मौजूद है। मैं वेलकम करना चाहूँगी शेख कासिम का। वेलकम टू द शो, कैसे? थैंक यू, बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में बुलाने का। वैसे मैं तो चाह रहा था कि आज शो मैं होस्ट करूं, मगर आप पहले से बैठ हुई थी। आप मुझे पहले बता देते, मैं उधर आ जाए, हमारे साथ आप चेयर लगवा देते। नहीं, मैं इधर ही खुश हूँ। खुश हैं आप? थैंक यू जी। और जी हमारे बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं जो आज आपको अवेयरनेस देंगे कि अगर आप वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो क्या कैटेगरी होगी, किस तरह से काम किया जाएगा, किस तरह से आप पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं महफूज हाथों में। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जो लोग आपका काम करें, प्रोसीजर किया जा रहा है आपके वीज़े के लिए, वो कैसे लोग हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी ज़िया नकवी का। वेलकम टू द शो सर, कैसे आप? शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। थैंक यू सो मच सर, आप मेरे शो में आए। बहुत माशाल्लाह, अच्छा बोल दिया। थैंक यू सो मच जनाब। 27 फरवरी के लिहाज आज हवाले से क्या कहेंगे आप? सरप्राइज डे है आज का, चाय अच्छी होगी आपकी भी? जी, मैं वो कॉफ़ी पीना शुरू हो गया हूँ काफ़ी अर्से से। हाँ, मैं चाय छोड़ दी है मैंने। क्यों, क्या? क्योंकि वो कुछ लोग कहते हैं चाय पीने से ना रंग काला हो जाता है। नहीं, कॉफी पीने से गोरा हो जाता है? कॉफी पीने से और ज्यादा मजीद हो जाएगा। नहीं, जो मेरा रंग काला हुआ है वो चाय पीने से हुआ था ना। नहीं, कॉफी से और मजीद हो जाएगा। तो मेरा रंग क्यों काला हो गया?
रंग आप सनब्लॉक नहीं लगाते होंगे धूप में निकलते वक्त? हो सकता है, हाँ सनब्लॉक हाँ लगाएं। ठीक उससे है, नहीं मेरे करेगा। तो माशाल्लाह फिर ये मेकअप का ही कमाल होगा, क्योंकि मैं तो बहुत चाय पीती हूँ। तो रंग काला हो जाता है चाय पीने से? मैंने सुना था, मगर ये अगर कह रही हैं तो ठीक नहीं, कह रही हैं। नहीं, आप चाय क्या पीने से चाहते हैं नहीं कि होता। आपके शो में जितने मेहमान आते हैं वो सब काले होके जाएं, इसलिए आप चाय पिलाते हैं सबको, साथ बिस्किट भी खिलाते हैं? नहीं 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 नहीं, वो चाय नहीं होती। चाय नहीं होती, नहीं नहीं, वो चाय नहीं होती, पानी वो होता है? पानी, गर्म पानी होता है। धुएं निकल रहे होते गर्म हैं। पानी हाँ, में चीनी हाँ, घोल के। और बिस्किट जो होते हैं सही होते हैं? जी जी, वो बस ना क्या कहते हैं, एक्सपायर्ड होते हैं, कोई 1-2 साल पुराने होते हैं, कोई ज्यादा नहीं मसला पुराने ज्यादा होते। नहीं। चले, हमारे पता नहीं, मैं सलाह साहब और असलम साहब से पूछ सकती हूँ कि कितने साल पुराने, मुझे आइडिया नहीं, नहीं है, मैंने इसलिए हाथ नहीं लगाया। इसलिए मुझे नहीं देते बिस्किट। नहीं मैंने हाथ नहीं लगा, ऐसी है ना, पैकेट में बंद हाँ। करके दोबारा रख सकती हैं। वापस रख सकती हूँ, Yes, कि मुझे देते ही नहीं है, क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनके होस्ट को कुछ हो, मेहमानों के लिए हम रखते नहीं नहीं, आपको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, आप इतनी कमजोर हैं, कुछ खाया पिया करें। हैं। जी मुझे भी बिस्किट दे दिया करें यार, आज तो मेरे मेहमान भी कह हमसे रहे हैं ले मुझे। लें। नहीं, चाहिए? हमें जरूर ले लूंगी ब्रेक में, आहिस्ता आहिस्ता से हम पकड़ लेंगे, डोंट वरी। कैसे आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, A1 A1 कितने A1। मेहमानों का इंटरव्यू कर चुके हैं आप? मैं तकरीबन कोई 2-4 हज़ार तो नहीं, मगर 200-400 का कर चुका हूँ। माशाल्लाह, अरे वाह। मुझे बताइएगा आज के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे? जो एक सरप्राइज डे था, जैसे तैयारे मार गिराए थे हमने, तो क्या कहेंगे आज? यस यस यस, वो ना अभी नंदन जो था, ठीक है, उस पे कभी कभार तरस भी आता था और कभी कभार गुस्सा भी आता था। हाँ। हाँ, जब गुस्सा आता था, तब दिल करता था चपेड़े मारो, जब उसकी हालत देखते थे तो बंदा तरस आ जाता था, तरस आ इसलिए हमने जाता। तरस खा के उसे वापस कर दी। वापस कर दिया, अच्छा हाँ। किया ना हमने कि भाई जाए आप अपने हाँ, मुल्क में। इधर बैठ के अभी उसने चाय खत्म करनी थी। खत्म करनी हाँ, थी, चाय वापस पी के सारे उसने ना हमारा स्टॉक खत्म कर दिया था। अच्छा किया, वापस कर दिया हमने। क्या कहना चाहेंगे आप? खुश थे उस दिन? तमाम लोग टीवी पे नजरें जमाए बैठे थे जिस दिन ये वाकया हुआ, किस तरह से पाकिस्तानी शाहीनों ने मुंह तोड़ जवाब दिया था उन्हें। एग्जैक्टली जैसे इन्होंने कहा कि चाय पीने से काले हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो जो उनका रंग था वो भी काफ़ी काले हो गए थे। मेरे ख्याल से पाकिस्तान वालों ने ना उनको बहुत ज़्यादा चाय ही पिला दी थी, जिस वजह से इफेक्ट उनके फेस पे आ गया था। हाँ, लेकिन हम क्या करें, हम मेहमान नवाज लोग हैं। मेहमान नवाज तो हम हैं, और बाकी जाहिर बात है मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा ही हमें प्राउड किया है, मतलब आई एम सो प्राउडी पाकिस्तानी। इसमें कोई शक नहीं है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि वो एक ऐसा रिस्पांस था जो दुनिया ने देखा, और उसकी एविडेंस भी थी। जबकि वो लोग जो बातें कर रहे थे वो सारी हवा में थी, उनमें मोस्टली झूठ था। तो इनको जैसा आपने फरमाया कि दिन के उजाले में एक ऐसा बीफिटिंग रिस्पांस था विद एविडेंसेस के साथ कि पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम किया, और एक तरह से आपकी पूरी दुनिया में एक सुपरमेसी, उस कैटेगरी में सुपरमेसी इस्टेब्लिश हो गई। और मेरे ख्याल में इंडिया को बहुत अच्छा सबक मिल गया, जो कि वो और फिर हमने पीस का भी सबक दिया। हमने बिल्कुल, बताया कि बिल्कुल। हम बड़ी मुहज़्ज़ब कौम है, हाँ, हम लेकिन लड़ाई नहीं पीस चाहते। का सबक जब तक दुश्मन नहीं समझते, जब तक आपके पास बी फिटिंग रिस्पांस ना। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी आज हम शेख आपका नाम शेख है, ये शेख है? शेख नहीं, वो जो वो वाला शेख नहीं है, कौन से जो कंजूस होते हैं वो शेख नहीं? वाला अच्छा, शेख नहीं। हाँ, ये कौन सा? शेख कासिम। शेख कासिम। हाँ, अरे वाह। शेख। तो कितना टाइम हो गया मीडिया में आए हुए? मीडिया में आए हुए बचपन से मुझे लगता था, जब मैं टीवी देखता था ना, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं टीवी में हूँ। तो यानी जब मैं पैदा हुआ था तब से मीडिया में हूँ। तब से आप टीवी में हैं? जी जी, नहीं कभी मैं पहले, हाँ कभी मैं वो पहले सेल्फी खींचता होता था। नहीं, आपके होते। बचपन में सेल्फी थी भला? जी जी जी। सही बताइएगा। कैसे थी? नहीं मेरा भी कैमरास नहीं होंगे बचपन मोबाइल इतना वाले? पुराना नहीं है, मैं तकरीबन 16 साल का 2-3 हूँ साल अभी। मेरे से छोटे 16 होंगे, ज्यादा नहीं। जी जी ऐसे ही है? जी 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 जी, वो ना नोकिया 3510 होता था, तो उसमें भी होती थी सेल्फी होती थी? यस यस। उसमें ज्यादा अच्छी आती थी, HD स्क्रीन थी ना उसकी। जी जी जी, ऐसे ही था। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही था। तो अच्छा, आपका ये जो एक मुनफरिद सा स्टाइल है शो करने का, पाकिस्तान में कोई भी एक भी ऐसा एंकर नहीं है जो इस तरह से शो होस्ट कर रहा होता है अपने मेहमानों के साथ। तो ये कहाँ से आइडिया आया? ये एक नेचुरल है, जैसे आप थे, आपने कहा जी मैं तो ऐसे ही शो करूँगा। अच्छा, आपको किसने कहा मैं होस्ट हूँ? अच्छा, मैं ऐसे फील किया, अगर आप कहते हैं तो नहीं तो कोई मसला नहीं। नहीं, मैं होस्ट हूँ, मगर मैं क्या एंकर भी हूँ थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा। अच्छा जी, होस्ट भी हो, थोड़े से एंकर भी यस हैं। यस यस। वो न्यूज़ में पढ़ते हैं आप? हाँ, वो क्या हुआ था, मैं एक दिन सो रहा था, मैं सुबह उठा ना, तो मैं होस्ट बन गया था। अरे आजकल ऐसे ही बनते हैं। हाँ। कसम से ऐसे ही बनते तो हैं मैं वो host। इंटरव्यू करता हूँ ना, मैं इसलिए होस्ट हूँ।
आप इसलिए होस्ट हैं। यस यस। तो कैसे ये जो एक स्टाइल आपने अपनाया, ये कैसे, ये कि नेचुरल है ये? नहीं अपनाया नहीं, मैं हूँ ही ऐसा, मैं ऐसे ही हूँ। मैं अपने ना बॉस को ना बड़ा तंग करता होता था एक चैनल में, ठीक है, सजा के तौर पे आपको होस्ट बना दिया। नहीं वो ना क्या कहते हैं, जब मैं उन्हें तंग करता हूँ वो कहते हैं यार जितना तुम हमें तंग करते हो ना ऐसा करो, गेस्ट को बुलाते हैं, तुम जो हमें तंग करना ना उनको तंग करो। मैंने कहा ठीक है, एक ही बात है। तो मैंने फिर तंग करना शुरू कर दिया। तो लोग तंग हुए? हाँ, कुछ तंग हो भी जाते हैं, फिर वो गुस्सा भी करते हैं, मगर फिर ठीक हो जाते हैं जब उन्हें पता चल जाता है ना यार कोई बात नहीं, वो तरस खा के ना मुझे माफ कर देते हैं। माफ कर देते जाते हुए कि भाई चले कोई बात है, जो हो गया माफ किया। ऐसे ही है, माफ कर देने वाले हैं ना हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है? बिल्कुल। जैसे मैं आपको आज माफ कर दूंगा, वैसे मसला नहीं। पक्की बात है? आप जाते हुए मुझे माफ करके जाए। जी जी बिल्कुल। प्रॉमिस ना, आप स्क्रीन पे बोल रहे हैं, लाइव की बात है। चले ठीक है, फिर मैं कोशिश करूंगी कि आज मैं आपसे माफी ले लूं जाते हुए आपसे। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा माशाल्लाह फिट हैं, दूसरों को भी फिट बनाती हैं आप। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो डॉक्टर साहिबा फिजियोथेरेपिस्ट किस तरह से काम करते हैं? आप लोग किस तरह लोगों को ठीक करते हैं? क्योंकि अक्सर आप देखते हैं हमारी पेन निकल आती है, जिम करने वाले लोगों को भी अक्सर आप देखते हैं कि जिम जब कर रहे होते हैं ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेने से तो पेन निकल आती है। तो क्या तरीकाकार है, किस तरह से आप लोग इनको ठीक कर देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान में फिजियोथेरेपी की इतनी अवेयरनेस नहीं है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना ऑन एयर अवेयरनेस दूंगी लोगों को। लोग फिजियोथेरेपिस्ट को मालशी समझते हैं, तो प्लीज़ फिजियोथेरेपिस्ट को मालशी समझना बंद करें, ठीक है? क्योंकि मालशी जो होते हैं वो अनएजुकेटेड लोग होते हैं और जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वैसे वो बड़ा प्राउड करते हैं जब उनको फिजियोथेरेपिस्ट कहा जाता है। इनके कहने का होता है पढ़े लिखे मालशी होते हैं। पढ़े लिखे मालशी नहीं होते, पढ़े लिखे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। हम पूरी 5 इयर्स की अपनी डिग्री लेते हैं, देन हाउस जॉब करते हैं और देन हम अपनी प्रैक्टिस में आते हैं। आपके नाम के साथ डॉक्टर भी लगना शुरू अब तो नाम के आगे डॉक्टर भी लगना शुरू हो गया। एग्जैक्टली, ठीक है। 5 साल पढ़ने के बाद भी अगर मालिश करनी है तो क्या फायदा? मालिश नहीं हम करते, हम लोग एक्सरसाइजेस बताते हैं। अच्छा, मालिश नहीं वैसे करते। ठीक है, मालिश नहीं करते भाई, ये क्लियर हो जाएगा। 2 अलग प्रोफेशंस हैं, मसाज थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइजेस बताते हैं। तो मतलब ये जो पेन निकलती है अक्सर हम लोग गलत पोस्चर्स मेंटेन करते हैं, हम लोग गलत बैठते हैं और जो जिम करने वालों को पेन निकलती है वो बहुत ज्यादा एक तो एक्स्ट्रा जिम कर लेते हैं। जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायर हो उतनी ही एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको। सही। तो ये एक मेन कॉज है जो जिम पर्सन को पेन निकलती हैं। उनका ख्याल होता है, अब जैसे मोटापा है, उनका ख्याल होता है कि हम रातों रात ही हमारा मोटापा गायब हो जाए, हम जिम रातों रात करके पतले हो जाए। ऐसे नहीं होता ना, ऐसे तो आपकी पेन से निकलनी है फिर। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आप जिक्र करिए बैठने का तरीकाकार होता है, तो किस तरह से बैठना चाहिए? बैठने का तरीकाकार हमेशा ये होता है कि आपकी जो पीछे से स्पाइन आपने इनको बताया। बिल्कुल, ये बहुत गलत तरीके से बैठी हुई है। आपने अपनी कमर जो है आपने अपनी कमर जो है वो स्ट्रेट रखनी है। मेक श्योर जब भी आप बैठो आपकी कमर सीधी रहे, ठीक है? और आपकी जो नेक है वो भी सीधी रहे। ये 2 बेस्ट तो मैं आपकी तरफ कैसे देखूंगा अगर मेरी नेक तो मतलब आप ऐसे आंखें मेरी दर्द करने लग जाएंगी? नहीं, आपकी आंखें दर्द होती तो मैं ऐसे ही सीधी आपने टेल्ट होके भी बैठना तो है। एक इंसान में रोबोट में क्या फर्क होगा? अब मैं ये नहीं कह रही कि आप रोबोट बने, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आपने टिल्ट भी होना है, इधर की तरफ आपने फेस करना है, तो आप अपनी कमर स्ट्रेट रखिए और ऐसे टिल्ट हो जाए जैसे मैं बैठी हूँ। आप बहुत ऐसे लीन होके और बहुत झुक के अजीब से पोस्चर में बैठे हुए हैं। मैं ऐसे बैठूंगा, मैं ऐसे ज्यादा देर बैठ नहीं सकूंगा, मैं थक जाऊंगा। फिर आप खड़े हो जाइएगा थोड़ी देर, ठीक है? क्योंकि वैसे भी हर आधे पौने घंटे बाद आपको खड़े होना चाहिए, अपने पोस्चर चेंज करने चाहिए, लगातार बैठना नहीं चाहिए। हाँ, मैं जो शो करती हूँ इसमें भी आधे घंटे के बाद मैं खड़ी होकर एक चक्कर लगाया करूँगी। अच्छा, तो जो आपने जिम पेन वाली बात की है, मुझे ना जिम का सोच के पेन शुरू हो जाती है। तो ये कैसे? मैं इसलिए मैं जिम नहीं शुरू कर रहा। आप मेरे साथ जिम करिएगा, मैं एक जिम करती हूँ, मेरा एक फ्रेंड है वो ट्रेनर है, बहुत अच्छी जिम करवाता है। आप काइंडली शो के बाद मेरे साथ जाइएगा, अपनी जिम की प्रमोशन भी करेंगी, वो बताएंगी जिस जिम में हो जाना है। आपके साथ ही रोज जिम करूंगा। बस ठीक है, वैसे आपको जिम की जरूरत नहीं, आप वॉक के साथ भी ठीक हो जाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा मोटापा है आपका। ठीक है, तो वो मैं वॉक करूं? वॉक किया करें आप, वॉक के साथ भी बहुत बेहतर हो जाएंगे। पिंडी से लाहौर तक वॉक करूं तो मैं पिंडी से लाहौर की जरूरत नहीं है, आप जनाब आगे जाना पड़ेगा आपको वॉक करने के लिए। कराची तक काफी। शाम को घर आ जाया करेंगे वापस? नहीं, मैं वो वॉक करता रहूंगा जब तक पतला नहीं हो जाता। बस ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम आपको 2-3 साल बाद ही शो में दिखेंगे यहाँ पे दोबारा। नहीं, शायद मैं दिखूं ही ना, इतना ज्यादा वॉक कर लूं कि मैं बहुत ही ज्यादा पतला हो जाऊं। शायद मैं दिखूं ही नहीं। हमारे साथ जैसा भी मौजूद है सर, आजकल तमाम लोग बाहर जाना चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं या बेशक पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या तरीकाकार है, किस तरह से जा सकते हैं आप बाहर? जी, कैनेडियन इमिग्रेशन का एक पूरा प्रोसेस है जी,
और कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है। बदकिस्मती से ये है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि वो कैनेडियन इमिग्रेशन का काम कर सकते हैं या कर रहे हैं, एक्चुअली कर रहे हैं, लेकिन वो ऑथराइज नहीं है। ठीक है। क्योंकि कनाडा में ये बिज़नेस जो है वो एक लेजिस्लेटेड बॉडी है जिसके थ्रू जो लाइसेंस लोग हैं वो वही एक किसी की फ़ाइल प्रोसेस कर सकते हैं, केस ले सकते हैं जी। तो ख्याल ये रखने की ज़रूरत है कि आप सेफ़ हाथों में हो, जैसे आपने बताया, और उसका हर चीज़ की एक वेरिफिकेशन प्रोसेस कैनेडियन गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है जी। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वेरीफाई ना हो सकती हो। जैसे यहाँ मैं एड्स देख रहा हूँ, बाय द वे मैं एक ट्रिप पर हूँ यहाँ पर और कल मेरी यहाँ से वापसी रवानगी भी है, तो एड्स आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कि कनाडा ने अपने ये वीज़ा खोल दिए हैं, बहुत आसान हो गया है। आसान या मुश्किल का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि हर प्रोग्राम हर कैटेगरी की एक एलिजिबिलिटी है। ठीक है। और वो बिल्कुल वेल डिफाइंड है। सही। तो जब भी आपको कोई ये कहे कि मैं आपको कनाडा पहुँचाना चाहता हूँ या सकता हूँ, तो आपको एक तो ये वेरीफाई करना है कि वो इंडिविजुअल या वो कंपनी जो है वो एक्चुअली ऑथराइज है, तो वो आप कनाडा की वेबसाइट से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है सर, अक्सर आप रिक्शे के पीछे भी एक ऐड देखते हैं हर दुकान पीछे कि 20 दिन में वीज़ा हासिल कर लीजिए, ये सब और इतने पैसों ये सब झूठ है। रिक्शे पे आपने मुझे क्यों कहा था? नहीं, आप मैंने मुझे लगा आप मैं नहीं चलाता, आपको लग रहा होगा शक्ल से, मैं चलाता नहीं हूँ। देखा भी नहीं आपने कभी? नहीं देखा। देखा है ना, जहाज में फिरते हैं लाहौर में भी, रिक्शे नहीं देखते, रिक्शे में भी आपने खुद ही तो कह रिक्शा नहीं देखा होगा। जहाज हूँ नहीं, जहाज में बैठ के सफर करते हैं। यस है ना? तो ये बात याद रखें कि इस तरह के जो स्लोगन्स होते हैं जिसको कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू, वो बेसिकली लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनसे पैसे लेने के लिए होते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने ये कहा है कि आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, ICCRC शायद गालिबन नाम है जी उनका, इमिग्रेशन कंसल्टेंट ऑफ कनाडा रेगुलेटरी काउंसिल है ये। अच्छा ठीक है। जो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की है, अब वो उसको चेंज कर रहे हैं। वो बेसिकली वो एक कॉलेज, जैसे कॉलेज ऑफ फिजिशियंस है, इस तरह के एक कॉलेज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। और वो अब बेसिकली ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो लेजिस्लेशन में कुछ इस तरह का फैक्टर्स भी लेके आए कि जो कनाडा से बाहर ये लोग काम इलीगल कर रहे हैं उनको भी वो किसी हद तक कंट्रोल कर सकें थ्रू इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड ऑल दैट। अभी उनकी जुरिसडिक्शन नहीं है, तो बाहर बहुत लोग ऐसे बैठ के दुकानें खोल के बैठे हुए हैं जो कैनेडियन इमिग्रेशन का लोगों को वो देते हैं कि हम करते हैं, हालांकि वो कर नहीं सकते। तो सर वेबसाइट ही एक ऐसा सोर्स है जिससे आप पता कर सकते हैं कि ऑथराइज्ड है भी। गवर्नमेंट ICCRC की वेबसाइट है जी। और अगर कोई कंसल्टेंट ये कहता है कि मैं ICCRC का मेंबर हूँ या RCIC हूँ, उसका एक नंबर होता है। ठीक है। और उसका नाम जो है वो आप नाम या नंबर से आप उसकी ICCRC पे जाके राइट अवे वेरीफाई कर सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, ना सिर्फ ये कि आपके पास लाइसेंस हो, बल्कि यू हैव टू बी मेंबर इन गुड स्टैंडिंग राइट नाउ एवरी डे। ठीक है, क्योंकि आपको मेंटेन करनी होती है। ठीक है सर, सिर्फ उनका मेंबर होंगे तो ही ये लोग सही प्रोसीजर कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 20 साल वहाँ गुजार दिए और वापस आके ये काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छे से पता है, या नहीं मेंबर होना ज़रूरी? नहीं, लाजमी किसी भी इमिग्रेशन किसी भी कैटेगरी में किसी भी फाइल पर कोई भी अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल काम नहीं कर सकता। ये लॉ है कैनेडियन। तो उसके तहत आपका वहाँ पर 20 साल रहना या 50 साल रहने की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। आपको यू वुड हैव सम एक्सपीरियंस इन कैनेडियन लाइफ, बट इट डज नॉट मीन कि आपको कोई किसी की फ़ाइल प्रोसेस कर सकते हैं। नहीं कर सकते। वो इलीगल है। वहाँ पर वो जो है वो जिसको कहते हैं क्रिमिनल ऑफेंस है और उस पर जो है जुर्माना और जेल दोनों हो सकती हैं। अगर कोई आदमी ये क्लेम करे कि वो कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट है और वो ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, मैं इनसे कुछ जरूर आप पूछ सकते, पूछिए। इजाजत है ना आपकी? जी, कनाडा जाना है? जी जाना तो है, मगर मुझे पता आप भी वैसे ही कर सकती है ना कि अगर कोई आपके पास है कि ना वीज़ा और टिकट के बगैर कनाडा पहुंचा दे, वो जो कंटेनर में कंटेनर के अंदर जाते हैं, जब खुलता है तो वो कनाडा नहीं होता, बंदा कोई चाइना या फिलीपींस पहुंच के होता है। तो ऐसा आप भी करते हैं? कैसे सामने आए ना लोगों के? जी, बहुत ऐसे दुनिया में केसेस है। कनाडा चूंकि काफ़ी दूर है तो वहाँ तक लोग शायद कंटेनर में नहीं पहुँच पाते। अच्छा, आप नहीं पहुँचा सकते? हाँ, हम तो वैसे भी नहीं काम करते। हाँ, लेकिन ये कंटेनर में नहीं लेकर जाते? नहीं। क्यों, क्या वजह? कोई
मुश्किल होता है कोई नहीं। अंदर घुसाना मुश्किल नहीं। होता है? खाना शाना मिलता है अंदर क्या? नहीं, ये वैसे तो इलीगल है सारा काम बेसिकली। अच्छा। तो क्या कहते हैं, इन ऐसे लोगों से होशियारी रहना चाहिए और ऐसा ज़िंदगी को ख़तरे में भी नहीं डालना चाहिए। ठीक और अपने प्यारों और की आप- जिंदगी को आप- भाई अगर बिल्कुल खतरे में आपको नहीं एक्स्ट्रा डालना। पैसे दिए जाए तब भी नहीं आप पहुंचा नहीं, वो सकते। मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं, आप कितने भी पैसे दें मैं काम नहीं कर सकता। वो काम आपके। नहीं करेंगे। कितने पैसे हैं वैसे आपके पास आज? नहीं मैं काफी सारे पैसे लेके बाद आए में हो दूंगा ना, आज जब मेरे मैं शो में। कनाडा पहुंच जाऊंगा ना तब मैं उन्हें पैसे दूंगा। ऐसे वहाँ तो नहीं। पहुँच के काम अच्छा, करके। हाँ। जी जी जी। सर ऐसा भी होता है हाँ, जैसे जी, जी। शेख कासिम साहब कह रहे हैं ना, जी, लोग जी। कहते हैं कि आपको पहुंचा के फिर पैसे दे दीजिएगा, आधी पेमेंट पहले दे हाँ, दीजिए, आधी पेमेंट बाद हमारा में। जो है एक कोड ऑफ कंडक्ट है पूरा ठीक है। इन राइटिंग जो हमें फॉलो करना होता है, और उस कोड ऑफ कंडक्ट में इसको कंटिजेंसी बिलिंग कहते हैं कि कोई आपसे क्लेम करे कि आपका काम होने के बाद पैसे दीजिएगा, ये इलीगल है। अगर मैं ये क्लेम करूं किसी से तो जी। मेरा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है इस बात पे। अरे क्योंकि असल में बात ये है कि इसको आप लॉजिकली अगर थोड़ा सा पीछे देखें तो आपका काम जो है वकील का होता है, आप किसी का केस प्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के सामने। सही। जब आप ये कहते हैं कि आपका काम की मैं गारंटी लेता हूँ फॉर एग्जांपल, जी। तो आप बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के ऑफिसर या जज या जिस लेवल पे वो केस आपका है उसके फैसले को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जैसे उस पर इन्फ्लुएंस है, ठीक है। जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकता। तो वो इलीगल है, और ऐसा क्लेम करना भी इलीगल है, और ऐसी गारंटी देना भी इलीगल है। अच्छा सही हो गया। पहुंचाते कनाडा है ठीक है, मगर आपने कोट और टाई डोनाल्ड ट्रंप की तरह क्यों पहनी है? डोनाल्ड ट्रंप मेरा कोई फेवरेट नहीं है। उन्होंने ये- शायद आपको कॉपी किया हो। हाँ, हो सकता है ये। अब मैं अमेरिका नहीं पहुंचाते आप, कोई बंदा कहे यार मैंने नहीं। कनाडा मेरा दिल नहीं कर मुझे नहीं, हम पहुंचाना है। अमेरिका का हमारा नहीं है, हमारा नहीं, मैंने सुना है कनाडा से अमेरिका जाना बड़ा इजी है। किसने बताया आपको? हैं वो ना क्या कहते हैं, आगे शो में कोई नहीं उधर के जो उधर है ना में लोग, आप हाँ भी हाँ है ना? उन्होंने कहा बेस्ट अमेरिका जाने का हाल ये है कि पहले बंदा कनाडा चला जाए, फिर उधर से ना वाघा बॉर्डर के थ्रू। अच्छा देखें ये वाघा बॉर्डर की अजय, अच्छा, ये- आप इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। उनका- है, ये आपके ये लिए देखें, दुआ वाघा है। बॉर्डर ना उनका भी है। उनका कोई ना कोई बॉर्डर होगा ना, तो वहाँ के थ्रू जा अच्छा, सकते हैं। ये जो सवाल कर रहे हैं ना, असल में शायद ये जोक के तौर पे कर रहे हैं, लेकिन ये हैं बड़े सीरियस सवाल। ऐसा होता है। अच्छा दूसरे मैं एक जनरल मैसेज मेरा ये है कि ये जी। याद रखिएगा कि कोई भी इलीगल काम जो है वो आपको बहुत दूर रस नुकसान पहुंचाता है, और इस तरह की कोई जो एक्टिविटीज़ में लोग जाते हैं या इस तरह की बातों में आ जाते हैं कि मैं आपको पहुंचा दूंगा या मैं पहुंच जाऊंगा या मैं वहाँ होगा, आप हमेशा आंखें खुला रख के ये काम करें, और आपको आप अपने घर से या अपने कंट्री से बाहर ना निकलें जब तक हर चीज़ आपको पक्की पता ना हो और लीगल ना हो। वैलिड ना हो, हर तरह से ओके ना हो। बेशुमार लोग ऐसे मिलते हैं जो इस तरह की गलतियां करने के बाद अपनी बहुत सारा नुकसान उठाने के बाद, और वो बहुत सारे लोग लकी होते हैं कि फिर वो वापस यहाँ आके सेट हो जाते हैं, लेकिन उनकी सारी दुनिया में जो इमिग्रेशन हिस्ट्री है वो इतनी ख़राब हो जाती है कि उनका और उनकी फैमिली का कोई वीज़ा नहीं लग सकता। बाद में कोई स्कोप नहीं रहता। अरे ठीक हो गया, इस बारे में भी बात करेंगे कि कनाडा की शहरियत हासिल करने के लिए कैसे प्रोसीजर करवा सकते हैं, किस तरह से आप लोग दूसरों को गाइड करते हैं। सर कैसे हैं आप? फिर से पूछूंगी मैं। ब्रेक नहीं आती आपके शो में? बिल्कुल आती है, इसके बाद आएगी। अच्छा, आप ठीक। खैरियत से हैं? नहीं ठीक फर्स्ट क्लास, कैसे जा रहे हैं आपके शोज? बहुत अच्छे जा रहे हैं। आपके बेशुमार कॉमेडियंस जिनका एक बड़ा नाम है, कैसर पिया, इफ्तिखार ठाकुर, आगा माजिद, इनके इंटरव्यूज़ किए, इनमें से कोई एक इंटरव्यू जो आपको करके बहुत मज़ा आया? यकीनन तमाम इंटरव्यूज़ आपके दिल के करीब होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा इंटरव्यू। मुझे जफरी और आगा माजिद ये दोनों का जफरी का मेरा बड़ा हिट हुआ था यूट्यूब मेहमान का पे, दरदान था हाँ वो। कोई 1.5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ उसको मिले थे। जी। और आगा माजिद के साथ मैंने जब भी किया है इंटरव्यू, बड़े अच्छे व्यूज़ मिले हैं, बहुत अच्छा। मगर इसके अलावा दूसरे लोगों के भी करता हूँ, सिंगर्स, एक्टर्स वगैरह, मगर हर एक के साथ ना अपने उस स्टाइल पे। ठीक, जो स्टेज वाले होते हैं उनके अपना स्टाइल होता है, झुकते वगैरह उस तरह होते हैं, मगर जो दूसरे लोग होते हैं उनके साथ अपना स्टाइल में होता है। मगर मेरा वही होता है कि यार पता चले कि मैं पहले ना हिस्ट्री पूरी ना उनके फेसबुक सारा चेक करता हूँ कि क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद, फिर मैं उनके ना कमज़ोरियाँ देखता हूँ, वो देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने की Dislike करते हैं, हैं, तो वो अगला बंदा परेशान हो जाता है, यार इससे मेरे बारे में इतना कैसे पता है। ऐसे ज़बरदस्त, मतलब पूरा होमवर्क करते हैं आप अगले अच्छा का। फेसबुक पे है, मैं आपको
फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी। हाँ जरूर, इरम सफ्तर ऑफिशियल। ठीक है, ठीक वहाँ है। पे अब आपने मुझे- मेरी कमजोरियाँ और मेरी अच्छी चीजें और अच्छी पिक्चर्स को भी लाइक करना। अब आप मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे ना हाँ, फ्रेंड? जरूर, क्यों नहीं। मेरी तो Done. खुशकिस्मती है कि आप मुझे सेंड करें रिक्वेस्ट। मैं तो बड़ा खुश होंगी कि आप मुझे अगर सेंड करें। Done, done. आप भेजेंगी, पक्की बात है? पक्की बात। शो के बाद जी, फौरन। बिल्कुल। ठीक हो गया, डन हो गया, मैं वेट करूंगी आपकी ये face- ऑफिशियल कौन है? ये आपका नहीं, एंड नेम ऐसे है, ही सर नेम है? शो मारने के लिए लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अच्छा। ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, ऐसे ही स्वैग के लिए लिख दिया ओके, था। फिर ठीक है। मजाक में ना, वैसे इरम सफदर ही है। फिर ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने 2 लोगों के नाम लिए, कैसे पिया के साथ आपका इंटरव्यू कैसा रहा? कैसे पीएस साहब के साथ भी बड़ा अच्छा रहा, उनके साथ बड़ी अच्छी मेरी हेलो है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस में आते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने जैसे जिक्र किया कि तमाम चीज़ें आप देख लेते हैं, होमवर्क करते हैं, क्या कोई स्क्रिप्ट बनाते हैं? कोई स्क्रिप्ट मिलता है कि आप कहते हैं कि ठीक है मेरा होमवर्क हो गया, मैं कर लूँगा? नहीं, मैं हर एक के बारे में ना सवाल हमेशा खुद पहले लिखता हूँ। कोई है। मैं देखता हूँ कि यार कौन से इनसे किस तरह से सवाल करना चाहिए, क्या चीज़ करना चाहिए, तो मैं क्वेश्चन, मगर मैं कभी होस्ट किसी गेस्ट को बताता नहीं हूँ कि मैं क्या सवाल करने लगा हूँ, क्या पूछने लगा हूँ। सारा कुछ जो होता है वो उसी टाइम पे होता है। जैसे कैमरा ऑन हुआ और scripted सवाल। नहीं, ठीक है, बिल्कुल। स्क्रिप्टेड नहीं है आपका नहीं। शो। तो कभी आपके प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने कहा कि कासिम साहब क्या कर रहे हैं आप, आज किस तरह का इंटरव्यू कर रहे हैं, आज हमने ये पूछना था? क्योंकि आप सवाल कुछ करते हैं, जवाब कुछ आता है और शो कहीं जाके खत्म होता है। बस मेरे शो का मज़ेदार चीज़ ही यही है कि कोई सर पैर नहीं है। सर पैर नहीं। ठीक है, हाँ, जो मर्जी कर लो, जो चीज़ नहीं भी, यानी जितना मर्जी उल्टा, आपको तो ठीक बात करनी पड़ती है, उर्दू भी ठीक बोलनी पड़ती होगी, फंबल भी नहीं करने लेकिन पड़ते हिट तो आप है ना। होंगे, अड़ना भी नहीं होता होगा। यही मेरा ये है कि कोई अगर मेरे से गलती हो जाए तो लोगों को यही लगता है कि शायद मैं वाकई ना ये भी मजाक है, ये भी लोग इस मजाक पे भी हंसते हैं। आप अगर ऐसी कोई गलती करें, जैसे आप अंधेरा को अंधेरा बोलते हैं, तो वो ऐसा फील होगा जैसा आपने गलती की है, मगर वो आपने ना नहीं आपका किया होगा। स्टाइल बन चुका है ये। यस, गलतियां ऐसे ही है? करना। ऐसे। तो अब लोगों को तो पता भी नहीं चलता होगा शेख कासिम साहब कब सीरियस होकर बात कर रहे हैं और कब मजाक कर रहे हैं। ऐसी ये रूटीन की चीजें हो गई है। मैं कहीं अगर ये एक जगह जॉब भी अगर ये कर रहा हूँ ना, जो मेरे कोलीग्स होते हैं ना, मैं उनके साथ कोई अगर मजाक में भी कोई सीरियस होकर बात करूँ तो उन्हें लगता है शायद मैं सीरियस ही बात कर रहा हूँ, मगर मैं सीरियस कोई नहीं आपको होता। सीरियस नहीं लेता। नहीं, मैं होता ही नहीं। मेरी हर बात पे ना खुद, अगर मैं कोई आपसे अगर सीरियस भी बात कर रहा हूँ, मेरे जहन में वो ऐसा जोक है, आपको लग रहा होगा ये बात ठीक कर रहा है, मगर मैं ठीक नहीं कर रहा बात। आप ठीक बात नहीं कर नहीं, जैसे ये डॉक्टर है, ये मुझे ये लगा था कि शायद आज कोरोना वायरस पे हम शो करेंगे, मगर इन्होंने बात कहा कि इन्हें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। इन्होंने कहा है कोरोना वायरस के बारे में आपको? नहीं, नहीं कहा था। मैं चाहता था मुझे बताएं कि ये कोरोना वायरस क्या होता है। मैं आपको शो के बाद बताऊंगी, ठीक कहती है, इन आपकी पर्सनल। शक्ल ही वायरस वाली है, तो मैं क्या बताऊँ अच्छा, तो इन्होंने नहीं बताया आप? नहीं बताया। सही हो क्या? कोई एक ऐसा आप इंटरव्यू- इनसे पूछे, शायद आपको बता दें। नहीं, आपको भी नहीं कोरोना मैं के बताऊंगी। आप नहीं मुताबिक। बताएंगे? नहीं, मैं वो किसी कह को रही मैं नहीं बताऊंगी। ये आज वो सारी एक बातें कासिम मसला साहब आया हुआ है ना, करेंगे। इशू आया, तो मैं सोच रहा था अगर ये हमारी हेल्प करते हैं, आज बता दें तो और अवेयरनेस दे दे। हाँ लोगों को भी बता दें। ठीक है, हम मैं ब्रेक आपको के इन पर्सनल बताऊंगी, ठीक है? अच्छा। नहीं, इन सबको पता है, मैं नहीं आपको आपको बताऊंगी। बताएंगी, आप अपने Audience शो को। में जाके बात कीजिए। ऑडियंस को, वो सामने कैमरे के पीछे जो लोग हैं ना, और बैठे हुए उन सबको पता है, सब आजकल कैमरामैन की बहुत बात ज्यादा नहीं कर रिसर्च कर रहे रहा, हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं वो चाह रहे हैं। सब बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं अच्छा, इस पे, ठीक है? डॉक्टर- मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं डॉक्टर बताऊंगी। नहीं है वो यानी आप। चाहिए मैं कि वो डॉक्टर नहीं ब्रेक में डॉक्टर नहीं। कासिम साहब मैं डॉक्टर चाहिए वो नहीं। ब्रेक में आपको बताएं और आप जाके अपने शो में डिस्कस करें। अच्छा, ये करूँ। देखिए वो आपको कंटेंट दे रही है आपके शो के ठीक लिए। है, आप ठीक। लाइट है Thank you. डॉक्टर साहिबा देखो, को। आप भाई वो समझ आपको आपको बताएगी। ठीक है, ठीक मैं है। यहाँ पे कोई और टॉपिक डिस्कस करूंगी ना, ताकि आपके शो के लिए आपके पास कुछ बच जाए। ठीक है। अच्छा, हाँ। वो जिम वाली ऑफर कैंसिल तो नहीं ना? नहीं, वो आपकी है। खुशी बहुत, आज इसी में खुश हो के पूरा शो कर देना कि मैंने जिम करनी है इनके साथ। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, जैसे आप जिक्र कर रही थी जिम की पेन के बारे में कि इस वजह से हो जाता है, नीज में जो पेन होता है किस वजह से होता है और किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है और कितनी सिटिंग होती है अगर आपको स्टार्ट में ही पेन है? क्योंकि हमारी आदत है हम उस वक्त डॉक्टर पे जाते हैं जब माशाल्लाह से बाकायदा तौर पे हमारे घुटने वगैरह खराब हो चुके हैं। एग्जैक्टली मैं इसी बारे में आज बात करना चाहूंगी। जैसे कि नीज का प्रॉब्लम जो जी। है वो आजकल तकरीबन हर दूसरे बंदे को नीज का प्रॉब्लम है, जी। ठीक है ना? तो नीज का प्रॉब्लम, पहली ठीक बात है। तो ये मैं सबको यही मतलब मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, अगर आपको थोड़ी सी पेन होती है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से
कंसल्ट किया करें। हम लोग पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं, हम जब बिल्कुल एंड स्टेज आ जाएगी तब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और तब तक हमारा मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। तो नीज़ का भी ऐसा ही है। अब मतलब अगर आप बेंड हुए, आपको ज़रा सा पेन निकले तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। प्रॉब्लम आपका शुरू हो जाता है, बट जब आपको मतलब प्रोमिनेंट सिम्टम्स दिखाई देते हैं तब तक आपका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो चुका होता है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जब आप क्रॉनिक हो जाता है, कोरोना वायरस नहीं हो जाता। क्रॉनिक जी वो मैंने मैंने देखा है समझने की कर रहा हूँ। मैं आपको इजी लैंग्वेज में बाद में समझाती हूँ ब्रेक में, ठीक है? तो मैं यही सजेस्ट करूंगी सबको कि थोड़ा सा अगर आपको पेन होता है तो पेन को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। आप लोग क्या करते हो, पेन किलर्स लेते हो और हमेशा हर चीज़ निगलेक्ट कर देते हो कि चलो वक्ती तौर पे ठीक होगी हमारी दर्द। तो हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत ज़्यादा आपका प्रॉब्लम हो जाता है, और जो कि आजकल बहुत ज़्यादा एक नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है? इवन मेरी मदर को भी है। मैं अपनी मामा को, जबकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपनी मामा को कहती रहती थी मामा आप मेरे साथ चलो, आपको नी का प्रॉब्लम है, मेरे साथ चलो चलो। मामा नहीं जाती थी, और अब मेरी मामा का नी आर्थराइटिस निकला। अब मैंने उनका चेकअप करवाया। तो इनको आम अल्फाज में क्या कहती हैं जो लोग आपको आके कहते हैं, जो आप एक लैंग्वेज मेडिकल की यूज कर रहे हैं? मतलब पेशेंट्स जो आते हैं हमें ये कहते हैं कि मतलब गोडों का जोड़ों का दर्द है या घुटनों में दर्द है, वरना जो इसकी मेडिकल एक टर्म है। वैसे अब तो सभी इतने सिविलाइज हो चुके हैं कि वो एक प्रॉपर टर्म ही यूज करते हैं, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है। तो ये जोड़ों के गोडे क्या होता है? जोड़ों के गोडे कब मैंने बोला है? मैंने बोला है जोड़ों का दर्द। हाँ जी। जोड़ों के गोडों को दर्द, जोड़ों नहीं, गोडों के जोड़ों का दर्द। दिस इज द राइट। गोडों के जोड़े के जोड़ा। ठीक हो गया, ठीक है, जो भी बन गई है। अच्छा वो आप जल्दी ले ब्रेक, इन्होंने मुझे बड़ा कुछ बताना ब्रेक लेना। मैं ब्रेक लेने में सिर्फ 2 मिनट और बात कर लूँ, फिर मैं ब्रेक ले लेती हूँ। ठीक हो गया। तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक्चुअली 4 कंडीशंस होती हैं, 4 ग्रेड है। जो पहली और दूसरे ग्रेड्स है ना, अगर आप अपने डॉक्टर से अर्ली कंसल्ट कर लो तो आप उसको फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छा मतलब रिकवर कर सकते हैं। सही। बट जो 3rd और 4th ग्रेड है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के, उसको आप मतलब अगर तो आप फिजियोथेरेपी रेगुलर करते रहोगे तो वो भी आपका मैनेज हो जाएगा। बट अगर आप उसको भी निगलेक्ट कर दोगे तो फिर आपकी नी रिप्लेसमेंट होगी। नी रिप्लेसमेंट मीन के ये घुटने निकाल दिए जाएंगे, नए घुटने लग जाएंगे। और ऑस्टियोआर्थराइटिस नी रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 9 to 10 लाख है इस टाइम पाकिस्तान में। 9 से 10 लाख का घुटना चेंज होता है। अच्छा घुटना अगर बड़े वाला लगवा लो तो बंदे की हाइट बढ़ जाती? नहीं बढ़ती। घुटना इधर को नहीं लगना, इधर को लगना है। अच्छा अच्छा। नीचे पाँव लगवा लेना है, हील वाले, उससे हाइट बढ़ जाएगी। एक फर्स्ट ग्रेड बता दिया है हमें, हम सेकंड ग्रेड के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ जैसा भी मौजूद है। तो सर कनाडा की शहरियत हासिल करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा? अगर कोई फैमिली यहाँ से मूव करना चाहती है अपने बच्चों के साथ और वहाँ बिजनेस करना चाहती है तो क्या क्राइटेरिया होगा? जी बिजनेस, ये कनाडा की जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसमें इकोनॉमिक इमिग्रेशन के अंडर आता है, और उसमें कैनेडियन प्रोविंसेस के प्रोग्राम्स हैं जिसमें एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर कैटेगरी में कोई जो इंडिविजुअल बिजनेस ओनर हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, उनकी कोई शॉप है, मिल है, और कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, किसी किस्म का भी कोई बिजनेस है, और या वो सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन में है जहाँ पर उनको 3 लोग या उससे ज़्यादा लोग रिपोर्ट करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस अगर उनका ये है और वो कनाडा में अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं तकरीबन $1.5 लाख या $2 लाख कैनेडियन। ठीक है। अगर उनकी ये कैपेसिटी है तो उनका बिज़नेस प्लान बना के वो अपने बिज़नेस प्लान के तहत कनाडा जाने के बाद, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपसे कोई पहले पैसे नहीं मांग रहा, ना आपको किसी को पैसे देने ना भेजने। ठीक है। जब तक आपका केस और बिजनेस प्लान अप्रूव ना हो जी आपको पैसे नहीं देने। ठीक है। और जब आप जाएंगे और अपनी फैमिली के साथ वहाँ सेटल होंगे उसके बाद आपको अपने ही अकाउंट में अपने पैसे खुद मंगाने। अच्छा ठीक है। बाद में, और फिर उसको इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस में। सही हो गया। तो हम उसका वो बिजनेस प्लान बना के उसका केस अप्रूव करा के उसको यहाँ पर रहते हुए जाने का वीज़ा विद फैमिली मिलेगा, और वहाँ पर वो सेटल होंगे और फिर वो अपने पैसे मंगा के अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर मुझे बताइएगा कि प्रोसीजर की ड्यूरेशन कितनी होती है जब एक फैमिली अप्लाई करती है? जी, एक तो ये कि कनाडा में मोस्ट ऑफ द केस जो कैटेगरीज हैं उसमें फैमिली इंक्लूड होती है। तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक ह्यूमन राइट्स का है कि जो फैमिली है वो आपके साथ है। ठीक है। सेपरेट होने का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उसके इंग्लिश आने की ज़रूरत है या फिर
पंजाबी आती हो तो बंदा जी जी कनाडा जा सकता हाँ है। उसमें क्या है कि जो इंटरप्रेन्योर क्लास है स्पेशली जी। जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए इंग्लिश की शर्त या तो बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत कम है। और बास प्रोविंसेस में नहीं इनको भी है, आइल्स वगैरह कुछ नहीं करना कुछ पड़ेगा। नहीं देना। कुछ प्रोग्राम में ऐसा है जिनमें नहीं देना, ठीक तो है। अगर उनका इंटरव्यू हो या वो जाएं तो वो इंटरप्रेटर हायर कर सकते हैं सही। और उसके तहत काम कर सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली ये देखते हैं कि आपकी बिजनेस एक्सपीरियंस है और आपके पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, पैसा है जो कि आप वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आप जो है वो अगर अच्छा बिजनेस पर्सन है जी। तो वो इंग्लिश अगर उसकी इस वक्त सही नहीं भी, एक तो वो सीख लेगा, ठीक है। दूसरे ये कि वो अगर इंग्लिश की ज़रूरत होगी तो वो बंदा हायर कर लेगा। ठीक है अच्छा, सर, जब एक चीज मुझे बताएं, ठीक है, बंदे के पास बंदा उधर सिर्फ तभी जाता है जब बंदे के पास पैसे ना हो। बंदे के पास अगर पैसे हो तो फिर बंदा क्यों जाएगा उधर? नहीं, ऐसा नहीं है, ये अदर वे अराउंड है। वही लोग जा पाते हैं जिनके पास या तो कोई चीज़ ये देने जो को है, कैटेगरी बिजनेसमैन या तो उनके पास टैलेंट है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है या पैसा है। अच्छा सर, जैसे बिजनेसमैन के लिए कोई इनमें से बिजनेस कोई भी करना नहीं। चाह रहे हैं, नहीं, वैसे नहीं जी। बिजनेस करना चाह रहे हैं, जी। अगर फैमिली भी साथ लेके जा जी। रहे हैं तो आपके पीछे कोई असास है, कोई प्रॉपर्टी, कोई ऐसी चीजें होना जरूरी जी, है? जी। आपके जो जी। बैंक बैलेंस है वो होना जी जरूरी जी है? उसमें ये होता है कि जब आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आप जी। वहाँ जाके एक बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे ठीक है या ख़रीदेंगे या उसमें पार्टनरशिप लेंगे, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जी। और एक बिज़नेस प्लान हम बना रहे हैं और वो बिज़नेस प्लान को अप्रूव कर रहे हैं और ये सब काम पेपर पे है। तो उनको कैनेडियन गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि आप जो क्लेम कर रहे हैं उतने पैसे आपके पास होंगे। उसको है। देखने के लिए वो आपकी नेट वर्थ चेक करते हैं। ठीक है। नेट वर्थ ये होता है कि आप और आपकी यानी पूरी फैमिली जो यूनिट जा रहा है उनके नाम जो भी एसेट्स हैं, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ हों, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, फिक्स डिपॉजिट हो, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स हों, जैसे लोगों का प्रोविडेंट फंड वगैरह जमा होता है, वो सब का टोटल माइनस अगर कोई लाइबिलिटी, कोई लोन है वो निकाल दें। ठीक है। तो वो देखते हैं कि जैसे आप अगर $200,000 आप इन्वेस्ट करने का क्लेम जी। कर रहे हैं तो आपकी नेटवर्थ तकरीबन $600,000 ठीक हो गया होनी चाहिए। सर। अभी हमने एक कैटेगरी के बारे में बात की, अभी हम स्टूडेंट्स के लिए भी बात करेंगे और जी। जो लोग बिजनेस तो कर रहे, प्रोफेशनल हैं, जैसे लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स, अगर वो जाना चाहते हैं कि उनका क्या, जैसे शेख साहब अगर जाना होस्ट चाहते भी हैं, जाना चाहते हैं, होस्ट। होस्ट जाना चाहते हैं और ये अपना शो करना चाहते हैं वहाँ, जी। तो इनको वीजा मिल जाएगा फॉरेन? हाँ, ये हर प्रोफेशन की वहाँ पर एक कैटेगरी है ठीक है और उस कैटेगरी के तहत उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सब डिफाइंड है। जी। उसको वहाँ पे कहते हैं नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, NOC। उसमें जो है रेडियो टीवी होस्ट भी एक कैटेगरी है, ये भी एक प्रोफेशन है और उसकी सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइंड है। इसी तरह डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडमिन है, मैनेजर है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, यानी हंड्रेड्स ऑफ प्रोफेशंस हैं, वो वहाँ पर सारे डिफाइंड है बिल्कुल। अच्छा, और ऐसे भी हो सकता है कि जो लोग करते हैं कि एज अ स्टूडेंट जाके फिर उधर जाके जॉब करने लग जाओ, पढ़ाई ना करें? नहीं, पढ़ाई ना पढ़ाई। करें तो गलत बात है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपको सपोर्ट करती है कि अगर आप वहाँ पर स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं लीगली। अगर आपका 4 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है? नहीं, ऐसा 20 कुछ नहीं? आवर्स वीक अलाउ है जो जिनकी क्लासेस ऑन है, ठीक है। और जब क्लासेस आपकी ऑफ हैं, जैसे छुट्टी का टाइम है, उस वक्त आप फुल टाइम जॉब कर सकते ठीक हो गया। जनाब, जाना चाहते हैं आप कनाडा, वहाँ शो करना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आप अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आपने वहाँ जाके शो करना है और जो आपका गेस्ट है वो अपने पाकिस्तान से लेके जाना है, अपने साथ लेके जाना है, लेकिन शो वहाँ पे करना है, तो कौन से गेस्ट होंगे वो? नहीं, मुझे सबसे पहले आपको नहीं, आपको भी ये जो पहले तो मैं इनको लेके जाएंगे ताकि आपको वीजा मिल जाए। यस यस है ना? एग्जैक्टली। उसके बाद? मैं फिर आपको डॉक्टर साहिबा के साथ जिम का प्लान कैंसिल होने वाला है नहीं आपका? नहीं, वो जब हम जिम कर लेंगे ना तो तब मैं सोचूंगा। ठीक है, आप मुझे साथ लेके जाना चाहेंगे। सर, मुझे बताइएगा कि सबसे बुरा कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई ऐसा इंटरव्यू जिसके बाद थोड़ा सा रिग्रेट हो कि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, आज मेरा मेहमान मुझसे थोड़ा सा नाराज हो गया, क्योंकि अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि आपका ये जो मुनफरिद स्टाइल है होस्ट करने का, ये एक आपका स्टाइल है, आपके शो का एक मिजाज होता है ना हर चीज का, तो शो ही ऐसा है। तो कभी ऐसा हुआ लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते? यस, वैसे जो काफ़ी लोग तो वैसे एक्ट में थोड़ा गुस्सा वगैरह करते हैं, मगर 2-3 गेस्ट ऐसे थे जिन्होंने ना सच्ची में गुस्सा किया था। एक अच्छा। थी मीरा जी ने। अच्छा, वो सच में गुस्सा कर गई थी? मीरा जी से मैंने ना इंग्लिश में सवाल करना शुरू कर दिए। ठीक है। वो थोड़ा सा उन्हें पता भी नहीं था कि किस तरह का प्रोग्राम है। मैंने उनसे एक सवाल किया जिसकी वजह से वो नाराज़ होकर उठकर चले गई। मैंने जी। आपकी कॉल आ रही है? नहीं, वो ऐसे- उठा ले शायद कोई नहीं, कोई बात जरूरी हो। नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है जैसे ऐसी। भी हो सकती, मेरी बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में हो जाएगी।
अच्छा, वो- अच्छा वो नहीं वो बंद हो गया। वो एक्चुअली मेरा मग था, आपको समझ नहीं आई थी। मैं साइलेंट करना चाय को चाहिए था, याद करवा रही हूँ ना, सिर्फ चाय ऐसे पी रही आपको शूट से पहले, मगर कोई मसला मतलब हाँ, हाँ, मैं भी हो जाता है, यूज हो कर लेता जाता है। फोन। हाँ अच्छा, वो मीरा जी पे थे हम। हाँ मीरा जी से मैंने सवाल किया, उनसे ठीक मैंने है। पूछा कि पानी बर्फ वाला पानी ज्यादा ठंडा होता है या बर्फ ज्यादा ठंडी होती है? जी वो इस बात पे नाराज होकर उठकर चली गई। चली गई। फिर? उन्होंने मुझे धमकी भी लगाई कि यार मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो होना शुरू हो गई। फिर मैं जब 2 महीने बाद उनसे मिला भी, ठीक है, उन्होंने मुझे पहचाना शो ही नहीं। पूरा कर लिया उन्होंने? हाँ यानी? हाँ, वो शो जितना उन्होंने कर लिया था ना, तो मेरा काम हो गया। टाइम पूरी हो गई थी, हाँ। मैंने आधे शो में वो थी तो और आधे शो में मैं ही मीरा बन गया था फिर। ठीक हो गया। हाँ तो अब मैंने शो कंप्लीट कर और लिया। मीरा जी के अलावा मीरा जी के अलावा अमानत चंद साहब, वो माइंड करके थे, हालांकि उन्हें तो पता होना चाहिए। अमानत चंद साहब को भी नहीं पता था किस तरह का प्रोग्राम है, ठीक है, क्योंकि मैं किसी गेस्ट को बताता नहीं हूँ, ठीक है। गेस्ट को खुद पता हो किस तरह का प्रोग्राम उन्होंने देखा हो तो ठीक है, अगर नहीं देखा हुआ है तो वो उन्हें उधर आकर ना सरप्राइज मिलता है। जब मैंने उनसे रंग वाले हम सवाल ऐसे भी किए, बड़े सरप्राइज देते हैं। आप भी सरप्राइज देते हैं? जी 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 जी, आज जो सरप्राइज डे भी है ना, Surprise तो day मैं भी है। वेट करूँ मुझे कोई सरप्राइज गिफ्ट दे, मगर कोई अभी तक दिया नहीं किसी ने, ना कोई सरप्राइज पार्टी हुई है। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ तो वो अमानत चंद साहब को मैंने कोई वो रंग वाले को जोक कर दिए। उन्होंने कहा यार कोई काले के अलावा कोई और है सवाल? मैंने कहा नहीं, मैंने सारे सवाल रंग पे ही बनाए हैं। तो मैंने भी उसके अंदर अपना ना मुंह काला किया हुआ था, तो अरे! उन्हें फील हुआ शायद मैं हूँ ही काला। जब वो पता लगा ना उन्हें कि इसने तो अपना रंग काला किया हो, वो नाराज हो गए। नाराज ओहो। तो मतलब अक्सर ऐसा हो जाता है। हो जाता है। तो कभी आपने बाद में कहा कि ये तो एक मेरा शो ही ऐसा है, तो आप, या उस वक्त भी आप इसी नहीं, स्टाइल में? वो बस वो चपेड़े मार के चले जाते, मुझे मौका ही नहीं मिलता। जानी साहब के साथ आपने शो किया, हिट जा रहे हैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, रोड कॉमेडी हो रही है, स्टैंडिंग कॉमेडी के बाद रोड कॉमेडी हो रही है, लोगों को बुला बुला के जुगते की जाती है और उनसे जुगते सुनी जाती है। तो कैसा लग रहा है? उनका एक डिफरेंट स्टाइल है, उनका भी आपकी तरह। बिल्कुल जानी साहब के साथ मुझे समझ नहीं आया, आप लोगों ने जानी साहब की आवाज़ यूज़ की है, खुद क्यों नहीं यूज़ किया उन्हें? क्योंकि अभी स्टार्ट था ना उनका, अभी हम उनको एक्सप्लोर कर रहे थे, देख रहे थे कि कैसा जा रहा है वो। आपको पता है उनका वो भी बड़ा हिट रहा, डबिंग भी बड़ी हिट रही उनकी। Yes, yes, बाट और बहुत भट्टी वाली थी ना जनाब? यस, हाँ। वो बट तो बटी थी। फिर आप लोगों के उस पे वो आया था, वो क्या नाम था उनका? चाचा भूटू, चाचा बूटा। हाँ चाचा बूटू, हाँ बूटू नहीं, बूटू बूटा बूटा। क्या वो मैंने कहा है, चाचा बूटू। जी, जी, चाचा, जी। उन पे भी उनका था, हाँ हाँ, वो बड़ा सूट रहा, बहुत हिट रहा। हिट रहा, उसकी वजह से चाचा साहब मरूम बड़े हिट हो गए। शो हाँ ऐसे हाँ, अलग बड़े अलग जगह जबरदस्त। पे। हाँ, तो कैसा उनका रोड वाला कैसा लगता है आपको? बहुत मजे था। शो देखिए आपने बहुत इंटरव्यू मजा था। करने से पहले? बहुत, यस, सारे शोज देखे? तकरीबन। कोई ऐसी जगह जो उनकी याद हो आपको? उन्हें ना उन्हें भी ना जुगते पड़ती ज़्यादा है, ठीक है, मगर वो बड़ा अच्छा कंट्रोल करते हैं। हाँ, वो तो जो तो वो- एंजॉय करते हैं। यस यस यस, वो बड़ी बिस्किट भी अच्छी। खा लीजिए आप। उसके बाद सही नहीं है ये। नहीं नहीं, मैं वो ना वेट करूँ ब्रेक का, ठीक है। मैं ब्रेक का इसलिए मेन वेट करूँ कि ब्रेक है Break दे रहे हो। ताकि मैं बिस्कुट ना चाय में डुबो के खाऊं। अच्छा, आप ऐसे भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं, वो- आपका अपना ही घर, अपने अच्छा नहीं लगता ना, अच्छा नहीं लगता कैमरे में ना ऐसे बिस्किट। खाना। यस यस यस, ठीक मैं है। जिस तरह खाता हूँ ना, तो वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आप अपना मुंह पीछे कर लेंगे। अरे चले हम ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद आप खा लीजिएगा जी, please, आराम से। please। ठीक हो गया। डॉक्टर साहिबा, अब आप बता रही थी, आपने फर्स्ट ग्रेड बता दिया जी, था, जी। न्यूज़ में जो पेन होती है किस तरह से होती है, अब सेकंड ग्रेड पे हम बात करेंगे। मैंने बताया था 4 ग्रेड्स होते हैं नी जी। आर्थराइटिस की, 4 जी। स्टेजेस होती हैं। पहले जो 4 स्टेजेस है वो फिजियोथेरेपी से रिकवर हो जाती हैं, ठीक है, मतलब अगर आप प्रॉपर रेगुलर फिजियोथेरेपी करो। बट अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं करते, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, तो आपको नी रिप्लेसमेंट करवानी पड़ती है, जो कि 10 लाख की होती है। तो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इतना अफोर्ड करता है, जितनी को अब महंगाई हो चुकी हुई है, हर चीज़ पे टैक्स और इतने डबल कीमत, कपड़ों पे भी, मेकअप पे भी। एग्जैक्टली, मेकअप पे भी। या तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिजियोथेरेपी अर्ली स्टार्ट कर लें, अगर आपको जी। थोड़ा सा ही नी पे पेन होता है तो, हाँ बजाय जी। कि फिर आप आगे जाके 10 लाख की सर्जरी अफोर्ड करें। ठीक है। तो अपने डॉक्टर से अर्ली कंसल्ट करें, क्योंकि ये नी प्रॉब्लम एक ऐसी है जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, और ये ओबेसिटी, मोटापे की वजह से ज्यादा भी हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, ये जो न्यूज़ में पेन हो रहा है, आप कोई एज लिमिट नहीं, पहले होता था, इस पहले एज होता में था जाके कि घुटनों 50 में के दर्द बाद होता है। जाके घुटनों में दर्द शुरू होने हैं, जोड़ों के दर्द शुरू होते हैं। अब तो मेरे भी घुटनों में दर्द होते हैं, अब तो कोई एज रही नहीं है, तो क्योंकि डॉक्टर साहब- हमारी डाइट इतनी खराब है, हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, हम लोग ज्यादा जंक फूड की तरफ जाते हैं और प्रॉपर नाश्ता नहीं करना, और ये डेयरी प्रोडक्ट्स की तरफ हम लोग बिल्कुल नहीं जा रहे। ठीक तो हो गया।
हमारी बोन्स और ये जॉइंट्स हर चीज़ बहुत वीक हो गई हैं। तो पहले आप सही कह रही हैं, पहले एक एज लिमिट होती थी कि 50-60 के बाद आपको जोड़ों के दर्द शुरू होनी है। अब तो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं 25-30 साल के होंगे और उनके इतने घुटने के आर्थराइटिस उनको हो जाते हैं, मतलब इतना प्रॉब्लम है। इसका मतलब डाइट का बड़ा अमल दखल है। हाँ जी, डाइट का बहुत अच्छा रोल है। डेयरी प्रोडक्ट्स हमें लेनी चाहिए जो कि हमने अपनी लाइफ से बिल्कुल ही खत्म कर ली हैं। और एक ये जो हमारी टाइमिंग्स नहीं है, एक नाश्ते और मतलब दोपहर के खाना और रात के खाना, मतलब कोई टाइमिंग्स नहीं है। हम लोग 10-11 बजे उठते हैं, नाश्ता करते हैं, 3-4 बजे फिर खाना खाएंगे, रात को 11-12 बजे फिर खाना खाएंगे। जो एक प्रॉपर टाइमिंग्स है वो यही है, सुबह 7 बजे 7 से 8 नाश्ता कर लेना चाहिए, फिर दोपहर को 1 से 2 के बीच में दोपहर का खाना खाएं और रात को सोने से पहले एटलीस्ट 2 घंटा पहले हमें खाना खा लेना चाहिए। हम लोग खाते हैं और साथ ही लेट जाते हैं। डॉक्टर साहब तो उन्होंने कह दिया 7 मील्स, एक दिन में 7 मील्स, अब वो 7 रोटियां नहीं खानी आपने, उनमें स्नैक्स हैं, फ्रूट्स हैं, आपके सैलेड्स लें, फ्रूट्स लें, ये चीजें ऐड करें तो ना। मैं हर चीज़ पे खर्चा वो नोट करता हूँ। तो आप ये जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है इसका कितना खर्चा हो जाता है? क्या मतलब बनने में? नहीं कोई अगर बंदा जाए, ठीक है कि आप पर सेशन हम 1000 रुपये फी चार्ज करते हैं, ये सबसे लीस्ट है, बहुत नॉर्मल है। ये बहुत नॉर्मल है। आप किसी भी क्लिनिक चले जाओ, एक दिन का 1000 चार्ज करते हैं। थोड़े आपको मैं फ्री कर दूंगी, आप आ जाना। अच्छा ठीक है। आपने एट द एंड इसी पे आना था मुफ्त पे, तो मैं आपको पहले ही मुफ्ती ऑफर कर दी है। मुफ्त पे आना था। अच्छा, आप हो गया, डन होगी डील आपकी, जिम वाली भी हो गई है, फ्री में आपके सेशन भी हो जाएंगे। और शायद क्या चाह रहे हैं आप मेरे शो से? कितना बजट वाला शो है मेरा? पूछ लें, कोई मसला नहीं और कोई और वीजा तो फ्री में नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। इसमें भी फ्री आ जाएंगे। हाँ सर जी, बिजनेसमैन के लिए आपने बता दिया कि किस तरह से जा सकते हैं फैमिली के साथ। अब मुझे बताइएगा, जो प्रोफेशनल हैं जैसे लाइक कोई लॉयर्स है, वकील है, डॉक्टर्स हैं, होस्ट है, डॉक्टर साहिबा जैसी हमारे पास बैठी हुई हैं, इनके लिए वीजा मिलना आसान काम है? इनका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू बिजनेस? थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर में फार्मर क्लास भी है। अच्छा, तो जो लोग लैंड ओनर्स हैं, फार्मिंग का जिनको एक्सपीरियंस है, उनके लिए भी कनाडा में अपॉर्चुनिटीज हैं। सर मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी। जैसे मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, केकेटी में, ठीक है, वो कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड ऑफिस कनाडा में है। तो अगर मैं अप्लाई करूँ तो मेरे लिए इजी होगा, क्योंकि जिस ब्रांच में मैं काम कर रही हूँ वो कनाडा की ही है? जी। असल में जो कैनेडियन एलिजिबिलिटी फैक्टर्स हैं, अगर वो आप फुलफिल करें तो आपको एडिड बेनिफिट हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो, जब तक कि आपको कंप्लीट असेस ना किया जाए, बताया जा नहीं सकता। मतलब अगर मैं कंपनी टू कंपनी माइग्रेट करना चाहूँ कि केकेटी वाले मुझे उधर कंपनी ट्रांसफरी का एक कैटेगरी है जी, उसमें अगर आपकी कंपनी वहाँ से आपको स्पॉन्सर करे और आप उसके एम्प्लॉय हों तो वो कंपनी प्रोसीड कर सकती है आपकी स्पॉन्सरशिप, लेकिन कि वो आप फिर वहाँ पर उनके पास ट्रांसफ़र हो रही हैं बेसिकली एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय। अच्छा, मैं ठीक हो गया जी। एक्टिंग बहुत अच्छी करता हूँ, अगर मैं फार्मर की एक्टिंग करता तो मुझे फार्मर वाला वीज़ा मिल सकता है? वो एक्टिंग नहीं देखते बेसिकली, और ना वो आपके स्क्रीनशॉट देखते हैं, वो आपके पेपर्स देखते हैं। अरे ग्रेट। तो पेपर में तो बंदा चेंज कर सकता है। हाँ, तो वो अगर आपके पास जो है वो फार्मिंग का एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और आपकी लैंड ओनरशिप्स हैं और आपका फार्मिंग का एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन आप अपना प्रोफेशन बार बार चेंज ना करें, जो आप करते हैं बहुत अच्छा, वही करते रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं मौका देना चाहती हूँ शेख कासिम साहब को, ताकि वो अपने बिस्किट खा ले, कब से वेट कर रहे हैं, उन्होंने चाय और बिस्किट लेने हैं। वक्त हुआ छोटे से ब्रेकअप के बाद हाजिर होते हैं। मैं अब आपको ब्रेक लेने नहीं दूंगा। जब मैं कह रहा था तब आप ले नहीं रही थी ब्रेक, अब क्यों ले रही ब्रेक? कोई नहीं ब्रेक ली अभी, नहीं होगी ब्रेक, नहीं कर दें ब्रेक, कोई बात। हाँ जी, हाजिर होती है ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं। आज हमें समझ नहीं आ रही हमने शुरू कहाँ से किया आज अपना शो, और हमारा शो ख़त्म कहाँ पे होगा। हमें जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वहीं बात करें, और जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है और समझ नहीं आ रही बात क्या कर रहे हैं। आज ऐसा शो चल रहा है, मेरा ज़बरदस्त शो है, और इससे बेहतरीन शो कोई हो ही नहीं सकता जब आपको यही ना पता हो कि आपके शो में चल क्या रहा है। तो जनाब, हमें ब्रेक के बाद हमारे बड़े ज़बरदस्त एक सिंगर ने हमें ज्वाइन किया है, फैज़ी मुग़ल ने। वेलकम टू द शो फैज़ी, कैसे आप? I'm good, how are you? I'm good.
गुड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसा जा रहा है आपका सिंगिंग करियर? अच्छा चल रहा है, सब कुछ अपने टाइम से चीज़ें चल रही हैं, म्यूज़िक को लेके भी, बाकी पर्सनल लाइफ को भी लेके। अच्छा, पर्सनल लाइफ भी अच्छी जा रही अच्छी जा है। रही है। अरे ग्रेट, अच्छा। इतना खुशी होती है ना जब लोग कहते हैं हमारी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, माशाल्लाह। हैशटैग माशाल्लाह Hashtag। नजर ना लगे, हैशटैग जो भी हैशटैग है वो सारे। तो फैजी कब से सिंगिंग कर रहे हैं आप? ये मेरा 7वां साल है। अरे इतने singing छोटे से field थे में। तब शुरू कर ली आपने सिंगिंग? रोते भी सुर में थे? नहीं इतना नहीं। अच्छा। तो 7 साल पहले स्टार्ट किया था, ये 2020 में 7वां साल शुरू हो गया। अरे great, और अभी माशाल्लाह। रिसेंटली अपना एक गाना किया है, उसके वीडियो शूट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब इंशाल्लाह कमिंग मार्च में उसको रिलीज करूँगा। ठीक हो गया। तो फैजी को बचपन से ही सिंगर बनने का शौक था? बचपन से तो नहीं, खैर बचपन में तो इतना नहीं था कि इस तरफ मेरा रुझान। तो जब मैं कॉलेज में आया उधर से मुझे हुआ शौक कि हुआ। यार हाँ, वो भी जस्ट कि मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि यार यू शुड ट्राई सिंगिंग, इन फ्यूचर भी तुझे काम मिल सकता है, तो ये तो वो। तो फिर मैंने उधर से स्टार्ट किया। ठीक है। तो फिर स्टार्टिंग में इतना सपोर्ट नहीं था, लेकिन बाद में जब अच्छा करना स्टार्ट किया तो फिर तो आपने क्या पढ़ा, स्टडी क्या की, अभी भी पढ़ रहे हैं आप? जी मैं अभी भी मैथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ मास्टर्स में। अरे ग्रेट, माशाल्लाह, बहुत अच्छी डिग्री हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दी। अच्छा किया आपने सिंगिंग भी साथ स्टार्ट कर ली है। ये डिग्री करने के बाद आपको डिफरेंट चीज़ें भी करनी चाहिए। सर, अगर कोई सिंगर वहाँ जाना चाहता है और शिफ्ट होना चाहता है, क्योंकि माशाल्लाह से प्रोफेशनल है ये लोग, जी। जैसे शेख कासिम साहब होस्ट हैं, डॉक्टर साहिबा हैं, इनके लिए आपने मुझे बताना है क्या प्रोसीजर है, किस तरह से जा सकते हैं, क्राइटेरिया क्या है कनाडा जाने का। आज शो के बाद हम आपको कनाडा भी भेजेंगे, आपने परेशान नहीं होना। जी, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि कनाडा ने एक कैटेगरीज बनाई हुई है, जी। और जितने भी वर्ल्ड प्रोफेशंस हैं, चाहे उसमें सिंगर हो, रेडियो टीवी होस्ट हो, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, वो किसी कैटेगरी में फिट होते हैं। उनका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे और सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है जी। और उस सारी चीज़ पे पूरे उतर सकते हैं, तो आप कैनेडियन इमिग्रेशन के एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और एलिजिबिलिटी, और ये बात एक और जहन में रखने की ज़रूरत है कि सारा कैनेडियन सिस्टम जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। उसमें कोई चीज़ राज वाली नहीं है। जी। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पब्लिक को मालूम ना हो सकती हो। तो जब आपसे कोई कहे कि मैं आपको कनाडा पहुंचा दूंगा, तो पहला आप सवाल ये करें कि आप किस प्रोग्राम और किस कैटेगरी के तहत करेंगे, और दूसरी बात ये कि आप उसको वेरीफाई करें उस प्रोग्राम की वेबसाइट, कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से। ठीक है। अभी ठीक ये है? अवेयरनेस होनी चाहिए, पूरी तमाम अवेयरनेस लोगों को। होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप खुद कंप्यूटर savvy नहीं है, तो आप किसी जी। अपने दोस्त को, अपने भाई को या बच्चे को आप उस काम पे लगाएं, और आप वो इन्वेस्टिगेट करें और देखें कि ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर मैं आपसे कहता हूँ जी मैं आपको कनाडा पहुँचा सकता हूँ, जी। और आपकी एज 45 है, और ठीक है। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा है कि मैक्सिमम एज 44 हो सकती है, उससे ज़्यादा सही। नहीं हो सकती, तो आप एलिजिबल जी। हैं। ये दैट्स ट्रू फॉर एवरी कैटेगरी। ठीक है। इसी तरह बिजनेस कैटेगरी में जो बिजनेस प्लान है और एक सेटलमेंट प्लान होता है आपका, तो बिजनेस और ये फार्मर और इस तरह की इन्वेस्टर कैटेगरी की इमिग्रेशन जी। सब नहीं कर सकते। ठीक है। उसका आपको एक बैकग्राउंड चाहिए होता है। जैसे हमारा 23 इयर्स का कैनेडियन एंटरप्रेन्योरशिप का बैकग्राउंड है, जी। तो एक सर्टेन बैकग्राउंड और सर्टेन एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इसलिए ख़ास तौर पे इस कैटेगरी में आपको बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है कि जो आपका ये काम करे वो उसको बिज़नेस प्लान, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट का, आपकी नेटवर्क वेरिफिकेशन का, और ये सारी चीज़ों का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस हो। और वो बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो एक्चुअली ये काम कर सकते हैं, और क्लेम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक तो है। ये आपको वेरीफाई, तो अब वेरिफिकेशन एक वो प्रोवर्ब है दुनिया में, गालिबन ये रशिया से शुरू होता है, ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो ठीक है। ट्रस्ट ज़रूर करें, लेकिन आप वेरीफाई करें। तो मैंने जैसे कहा कि कोई चीज़ सीक्रेट नहीं है एक्चुअली। हर प्रोग्राम, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर चीज़ गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की उस प्रॉपर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आपको मिल ठीक जाएगी। है। तो आप उसी से मांग लें क्या लिंक क्या है, खुद उसको इन्वेस्टिगेट करें और उसको वेरीफाई करें। इसका मतलब भी सर, जब आप अप्लाई करें तो अक्सर कंसल्टेंट आपको कह देते हैं कि आप हम पे छोड़ दें, हमें पैसे दें, आपको आपका वीज़ा घर में मिल जाएगा। नहीं, आपने इस तरह से ट्रस्ट नहीं करना। आप पहले वेरीफाई करें तमाम चीज़ों को, वेबसाइट्स को, कौन सा प्रोसीजर है, किस तरह से करेंगे। पहले आप खुद को अवेयर करें कि आप क्या करें, किसको पैसे दे और रहे हैं। कोई बड़ा भी ज़रूरी ऐसा है। नहीं हो सकता कि कोई ये कहे कि आपको घर पे वीज़ा मिल जाएगा। आपका उस पूरे प्रोसेस में बहुत हैवी इन्वॉल्वमेंट होता है। जी। आप ही के पेपर्स चाहिए होते हैं। अगर आपका इंटरव्यू हो तो आपने ही इंटरव्यू देना
लेना है, आपकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा आप ही ने करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो आपका इन्वॉल्वमेंट तो होगा, जब आपका इन्वॉल्वमेंट होगा तो बेहतर ये है कि आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो। हमारा कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि हम आपको पहले अपफ्रंट बताएं कि आप इस कैटेगरी में हैं, आपकी ये रिक्वायरमेंट है, और हमें हमारा ऑनेस्टी ये बताए कि हिसाब से हमें ये करना चाहिए कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पहले चेक करें, ठीक है, फिर आपको साइन अप करें और फिर आपको कोई उम्मीद दिलाएं, पहले से कोई उम्मीद ना दिलाएं। तो आपने जो अपना कोई क्वालिफिकेशन बताई, तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम पहले उस प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के तहत हम आपको समझ रहे हैं, उसकी एलिजिबिलिटी पे आप कंप्लीटली पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं, फिर काम शुरू करें। सही सर, इसका मतलब है टेक्नीशियंस जो हैं, कैमरामैन्स हैं, जो लाइट का काम करते हैं, ये तमाम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, बस वही अप्लाई करने से पहले उसकी पूरी चीज़ों को चेक मार्क होना ज़रूरी है कि आप वो पूरे क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहिबा, आपने जाना है कनाडा? आप उससे पहले पूछ रही थी। ले जाएंगे तो चली जाऊंगी। ले जाएंगे ऐसे कह रही है जैसे उन्होंने अपना जहाज तैयार किया, भाई आप भी आ जाए, भाई आप भी आ जाए, ले अभी आपने जाए। कहा है ना कि शो के बाद जाना है हम सब ने, तो मैंने कहा मुझे भी ले जाएंगे तो चली जाऊंगी। बुरा नाम ना है तो उनसे एक बात ना। जी बुरा मना के मैंने कहाँ जाना। हाँ, अच्छा, आप खुद कभी कनाडा गए हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि ना कनाडा में ठंड बड़ी होती है, ठंड बड़ी होती है, बात ठीक है। सवाल होता है ना, कनाडा सर कभी गए आप? 1998 में आई थिंक। मैं 97 में गया था। 97। अच्छा, उसके बाद नहीं गए? नहीं, उसके बाद मैं आया कम हूँ। अच्छा, मुझे लगा शायद इसके बाद गए। मैं वहीं रहता। आप कभी गए कनाडा? क्या कनाडा? नहीं, मैंने क्या कहते हैं वीडियोस में देखा हुआ है, उधर ना बर्फ बड़ी पड़ती है, तो मैंने कहा मुझे ठंड नहीं ज्यादा अच्छी लगती है। एक बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, तो जैसे जिन कंट्रीज में गर्मी ज्यादा होती है वहाँ अरेंजमेंट है, ऐसे ही वहाँ सर्दी का अरेंजमेंट है। उधर मौसम 12 नहीं होते, 12 मौसम नहीं, हाँ पूरे में 12 मौसम होते हैं। नहीं, यहाँ पर 12 शायद, वहाँ पर पूरे 4 मौसम आते हैं फुल के उसके अपनी स्विंग के साथ। ठीक हो गया। तो आज का दिन भी स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे मेहमान हैं, उसके अलावा 27 फरवरी है। तो आज कोई नगमा सुनाएंगे आज आप हमें? हाँ, ज़रूर प्लीज। मैं गा के सुनाता हूँ। जुनून से नगमा आपकी पेश नज़र। जी। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानी की राहों में मिलती है आज़ादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, तंजीम इत्तेहादी ईमान कायद का पैगाम, तंजीम इत्तेहादी ईमान हाके पाक मेहरबान, जैसे रूह जिस्म जान जानता है सारा जहां। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। जबरदस्त, वेरी नाइस। तो फैजी ने किसी से सीखा? इतना नहीं सीखा जितना मुझे सीखना चाहिए था, बिकॉज टाइम की वजह से इतना नहीं वो सीख पाया, लेकिन जितना सीखा उसका मुझे बहुत बेनिफिट तो हुआ। उस्ताद हैं आपके कोई इस फील्ड में, सिंगिंग में? कौन है, क्या नाम है? उस्ताद का नाम है अदील रियाज खान। आप उनसे सीखते हैं? जी, उनसे सीखता, और उसके बाद अब फिलहाल तो स्टडीज़ में भी बीच में आती है, तो वो उस तरफ ज़्यादा टाइम नहीं तो दिया। यूनिवर्सिटी वगैरह में परफॉर्म करते हैं? कोई भी कॉन्सर्ट हो, कोई इवेंट हो? जी, हर प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि मेरी प्रॉपर एक टीम पीछे बैठी हुई है जो इसको हैंडल कर रही होती है, मैनेज कर रही होती है। ग्रेट। तो उसके साथ साथ ही इन सब की सपोर्ट है, तो मैं चल रहा हूँ, अदरवाइज। वेरी नाइस। और ये ज़रूरी भी है, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। सर, आपकी टीम की बात करेंगे तो कैसे आप? अगर आप बुरा ना मनाएं, ठीक है, तो सर मैंने बुरा मना लेना, जितना आपने मुझे कह दिया है ना, मैं नहीं मनाती, आप पूछ लीजिए। अभी इनसे अब तो आपने मुझे कनाडा भी सवाल है, आप पूछ लीजिए। हाँ, समझो मैं होस्ट हूँ, ठीक है, ठीक है, आप सिर्फ समझना है, ठीक है। नहीं, आप हैं गेस्ट, ठीक है, मगर अभी लग ये रहा है कि आप ही होस्ट।
कुछ देर के लिए ना, ठीक है, मैं उस बात, ठीक है, चले। मुझे बताएं, आपको कभी किसी ने कहा है कि आप ना इमाद वसीम की सस्ती कॉपी बोला भाई। बोला है ना? वाकई बोला। तो आपने अरे वो कितनी स्वीट है वो, वहाँ किसी ने बोला। खुलिए ऐसे उन्होंने वो ना, मुझे वो जब आए थे ना, मुझे ऐसे लगा कि शायद इमाद वसीम ही आ गए हैं, मगर जब वो बैठे ना, फिर मुझे लगा नहीं यार, नहीं वो नहीं, आपको इमाद वसीम ज्यादा पसंद आए या फैजी ज्यादा पसंद आए? नहीं, इमाद वसीम तो खेलते हुए पसंद आते हैं ना। हाँ। तो ये बैठे मेरे सामने आए, मैंने कहा वो कहाँ से आ गए, उन्होंने मैच खेलने जाना था। हाँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, आपने यानी ये शो अभी देखा था, ठीक है, आपको पता लगा कि वो गोडे खेतों वाली डॉक्टर आई हुई, फिर आपने खुद ये फाड़ कर, ठीक है, पैंट गोडे दिखाने की नहीं, ये वापसी कोशिश की है। एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से ऐसा हो गया। हाँ, फट गए, अच्छा। लेकिन वो फिर भी टाइम पे पहुंचे। फाड़ गया, तो वो आपने दोनों गोडे फाड़ दिए अपने। मैं रास्ते में ही सोच रहा था कि ये मुझे पड़ेगी ना, ये दोबारा से वो रेडी थे। वही आज डॉक्टर साहब आपको इनके गोडे देख कर इन्हें देखिए, अपनी पेट भी नहीं, इनका डायरेक्ट इलाज होगा। इन्होंने खुद दिखाया डॉक्टर इसके गोडे। लिए आसानी हो जाए हाँ, कि वरना हाँ। ये खुद ही एक्सपोज करके आए। इस तरह की पेंटें और होनी चाहिए जिनके ना कासिम, गोडों का मसला। साहब, आपने कभी ऐसी पेंट पहनी है? नहीं, मैंने एक पेंट थी, कोशिश ठीक की है, जो कभी? फट गई थी, हाँ। खुद ही फट गई, तो लोगों ने यही कहा कि यार बड़ा अच्छा स्टाइल है, मगर मैंने उन्हें नहीं बताया कि वो मेरे पीछे ना कुत्ता पड़ गया था, तो वो उसकी वजह से ना वैसे हो गया फट था। गई थी। तो आपने मुझे अब ये बताना है कि आपने तमाम लोगों का इंटरव्यूज किया, तकरीबन 400 लोग हैं, आपने गालिबन मुझे बताया। तो आपने ये तो बता दिया कि अच्छे इंटरव्यूज कौन से थे, नाराज कौन से हुए, और कोई ऐसा इंटरव्यू जो आपको करके सर में दर्द हो गया हो कि भाई आज तो मुझे ठीक ठाक सुना दी गई है इस शो में? वैसे मैं बताऊँ, नॉन कॉमेडियन बंदे का जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंटरव्यू करने का मज़ा आया ना, वो थी शाजिया मंजूर, उनका सिंगर। वो कमाल है। कमाल, मैं हैरान रह कि मैंने कहा आपको तो ये गाना छोड़ के ना स्टेज करना शुरू कर देना चाहिए। ऐसे ही है। बहुत उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ही बड़ा कमाल है। मुझे उनके शो में इतनी हंसी आ रही थी, खुद ही हंसी आ रही थी कि यार ये कमाल बन रही है। वैसे तो आप अपने शो में नहीं हंसते, आप तो जुगत को एक्सप्लेन करते हैं बाकायदा। हाँ, वो ना मेरी वो लाइफ में इतनी ट्रेजेडी हुई है, मेरा दिल इतने दुखे हैं कि ना मुझे हंसी आती नहीं है। नहीं आती है? नहीं, वो दुख ही बहुत ज्यादा मेरी लाइफ में। ठीक हो गया? अच्छा, वो मेरा इंटरव्यू इनसे खत्म नहीं हुआ था। नहीं, वो हम अब बाद में करें। अच्छा, नहीं, वो मैं पूछा भैया आपने ये पेंट कहाँ से लिया, क्यों आपके पहन के नहीं, आए आज आप मेरे शो में? उस्ताद ने आपको कभी नहीं कहा कि यार मेरा नाम ना लिया करो कहीं पे जाके शो में? नहीं, प्राउड पक्की फील बात है। करते हैं? अच्छा, अरे। ये जूते आपने कौन से लंडे से लिए? ये एक स्पेशल लंडा है, उस उधर एक शॉप है वन स्पेशल। अच्छा, वो कनाडा आप करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती है वहाँ से चीज़ें? जी बिल्कुल होती है, कोई वो लंडे का सामान आ सकता है यहाँ पे? बिल्कुल आता है, मेरे ख्याल में आता भी वहीं है। से ही आता है मेरा जी, ख्याल। आता भी है। हाँ, तो ये यानी अब हाँ, ये लंडा कोई बुरी टर्म नहीं है एक्चुअली। वहाँ पर अगर कपड़े यूज करे जाए तो कोई तो बुरी कोई चीज़ कोई नहीं बुरी है। नहीं मानी जाती। ठीक है, क्या लेने आपने वापसी पे ये करीब बंदा है काम मेरे ऑफिस के, कर सकता है, तो हाँ। हम है ना? दोनों करीब है ना जी बिजनेस हमारे पार्टनर यहाँ। ना बन बिल्कुल जाए। बिल्कुल ठीक है, इधर लंडे का बिजनेस शुरू करते हैं। सही। डन, ठीक है, फाइनल हो इस तरह आपका के बिजनेस शूज भी मिले तो सेट हो एक चीज गया। रखनी आज शेख कासिम ठीक साहब है। को फ्री में जिम करने का मौका मिलेगा, डॉक्टर साहिबा थेरेपी भी फ्री में सब करेगी, कुछ मुफ्त। तो जी लंडे का बिजनेस फ्री में होना चाहिए। और क्या चाहिए आपको मेरे शो में? इतना बरकत वाला शो कभी देखा आपने? नहीं, हर चीज़ कभी नहीं, available कभी है, नहीं, देखिए। कभी नहीं। और आपके साथ मेरी फ्रेंडशिप वाला भी काम हो गया। फेसबुक वाला। Yes, yes। ये तो कंफर्म है, माशाल्लाह से दोस्त हैं हम। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे, don't worry। इंशाल्लाह, ठीक। इस शो के बाद। Done। अच्छा, आपकी शादी तो नहीं हुई ना? नहीं, ये दोस्ती में शादी वाली बात है। ऐसे ही पूछ रहा हूँ ना कि आपकी भी? आपको मैं छेड़ू तंग करूँ, आपका हस्बैंड मुझे मारे तो वो अच्छा नहीं नहीं लगता। मारेंगे। आप मुझे बताएं, आपकी शादी हुई है? जी, हुई है। हुई है। यानी मेरा मतलब हुई है, नहीं हो गई है। हो गई है। एक ही। खुश है माशाल्लाह से? कौन, वो कि मैं? नहीं, आप वो तो जितना खुश होंगी वो हमें पता है सब। अच्छा, नहीं, डिपेंड करता है ना, वो खुश है कि मैं खुश। नहीं, आप खुश हैं? आप उन्हीं का बताते हो। हाँ। उनके लिए हमें डाउट है जरा, उन्हीं का सिर्फ बता। डाउट क्या, यकीन? नहीं, बिल्कुल perfect। लगती अगले तो शो में खुश है, मगर मुझे पता नहीं है। पता नहीं। जब वो गुस्सा कर रही होती है, डांट रही होती है, तो मुझे लगता है शायद जब मसला क्या। अच्छा, सिर्फ डांटती हैं? नहीं, मारती भी हैं। हाँ। हाँ। कभी आपने कभी उनका इंटरव्यू किया? अपने शो पे बुलाया कभी आपने? नहीं। क्यों, क्या वजह? नहीं,
वो क्या कहते हैं, मेरा रोज इंटरव्यू घर में हो रहा होता तो मैं क्यों बुलाऊं उन्हें? नहीं, ऐसे कभी ट्राई कीजिए, उन्हें बुलाइए। मैं चाहती हूँ कि आप उनका इंटरव्यू इस तरह से करें, खुश होंगी वो बहुत ज्यादा। नहीं वैसे तो वो नहीं है, लेकिन चले इंटरव्यू करने के बाद। बिजी बहुत होती है, मुझे टाइम नहीं देती। ठीक है, आप बिल्कुल बिजी नहीं होते। क्या आप बिल्कुल बिजी नहीं होता हूँ बिजी। अच्छा, मुझे बताइएगा टीम के साथ कैसा एक क्योंकि एक शो लेके आप चल रहे हैं, टीम के साथ आपकी जो है केमिस्ट्री स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। तो आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स आपसे बहुत खुश हैं आपके शो को लेके? कभी कभी उनको लगता है नहीं कि भूल तो नहीं जाते कि मेरा इनका तो शो ही इस तरह का है, सीरियस तो नहीं ले लेते आपकी चीजों को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगले भी जिनके साथ मैं काम करता हूँ उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा होता है। हाँ, मेरा पिछले चैनल में सुहेल का, उसका और मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, सेंस ऑफ ह्यूमर। और अभी जबरान जो डायरेक्टर है उसके साथ भी मेरी बड़ी अच्छी इंटरेक्शन है, तो कोई मसला नहीं होता। मसला नहीं होता। अच्छा, मुझे बताइएगा, लोगों को हंसाना मुश्किल काम है? डिपेंड करता है। वैसे तो आप खुदगुदी करके भी अगले को हंसा सकते हो, मगर वो अच्छा नहीं लगता किसी को टच करो। हाँ। तो बंदे को ना अपनी बातों से टच करना चाहिए अगले। तो ठीक है, हंसाना मुश्किल है? ये डिपेंड करता है, अगला बंदा हंस रहा है तो ठीक, अच्छी बात है, अगर नहीं हंस रहा तो बंदा क्या करे। अपने शो की कोई क्योंकि आप ज्यादातर जो शो करते हैं कॉमेडियन के साथ करते हैं और पाकिस्तान के जो बड़े नाम है उनके साथ, बाकी लोगों के साथ भी आपने किया है, उनमें से कोई एक ऐसा गेस्ट जिनकी कोई एक जुगत आपको अभी भी याद हो? चुकते वैसे जब भी कोई मारता है ना, ठीक है, मैं एक कान से सुन के अगले से निकाल दे, तो बिल्कुल मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि मैं अगर जुगत सुन ली और मैंने, आप अपने मेहमान को सीरियस नहीं लेते? मैंने अगर जुगत महसूस कर ली ना, तो इसका मतलब है मैं बेइज्जती महसूस कर रहा हूँ, तो मैं बेइज्जती नहीं महसूस करना चाह रहा। जुगत महसूस नहीं करते? बिल्कुल जुगत मेरे जहन में रहती नहीं है। सर, इस स्टाइल का कोई और होस्ट और एंकर, आपने मुझे कहा था होस्ट और एंकर दोनों कहना है, तो है कोई आया इंडस्ट्री में, बन पाया कोई स्टूडेंट है कोई बनना चाहता है आपकी तरह? लेके ये कोई सारे इतने अच्छे हैं, कोई इतना है ही नहीं बुरा कि ऐसा मेरी तरह बन सके, तो कोई नहीं। दोबारा कोई नहीं आया? नहीं, कोई थे, वो फौत हो गए सारे, ठीक है, सिर्फ मैं रह गया आखिरी। सिर्फ आप रह गए? हाँ। तो डॉक्टर साहब से बात करें घुटनों के बारे में? इन्हें शायद लाइट बहुत ज्यादा पड़ी, कोई सूरज निकला हुआ है, कोई धूप निकली हुई है, ऐनक पहनी हुई है आपने ग्लासेस क्यों पहने? ये स्टाइल है? ये एक स्टाइल भी अच्छा, है। आप और शो के और सुबह मॉर्निंग शो के लिए उठ के आना, तो आपको पता घंटे बाद क्यों आए अंदर चले जाए। आप देर से उठते हैं, सुबह टाइम पे नहीं उठा जाता। शो के लिए उठना बहुत मुश्किल काम है। कल से मेरे लिए भी एक ग्लासेस आएंगे, मैं शो स्टार्ट करने से पहले ग्लासेस लगाऊंगी और फिर शो स्टार्ट होगा। अच्छा, वैसे सिंगर्स का एक स्टाइल भी है, बहुत से सिंगर्स ऐसे हैं वो कभी अपने ग्लासेस उतारे बगैर मीडिया पे नहीं आते, ऐसा है? इवन जो इवनिंग के शोज होते हैं उनमें भी ग्लासेस पहननी पड़ती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ के आपकी लुक ही वैसी है कि आप परफॉर्म कर रहे हो, लोगों से इंटरेक्ट, ठीक है, वो फिर ये चीज़ सही हो गया। अच्छा, तो अक्सर नॉर्मल लोग जैसे शेख कासिम साहब या डॉक्टर साहब या मैं रात को ग्लासेस लगा के बाहर निकले तो लोग कहेंगे पागल है। आप लोग रात के कॉन्सर्ट में ग्लासेस पहन के फिरते हो और आप लोगों का स्टाइल? नहीं, हम सिर्फ कॉन्सर्ट्स पे पहनते हैं, वैसे हम नॉर्मल। वैसे नजर आ रहा होता है कॉन्सर्ट में ब्लैक ग्लासेस? वो लाइट्स बहुत ज्यादा होती है कि आप इजी सब कुछ नजर आ रहा है। चले जी, वापस आते हैं, आपने स्टूडेंट्स के बारे में बताना है सर जी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आज इतनी अवेयरनेस दे दी जाए जो वीजा अप्लाई करना चाहते हैं स्टूडेंट, ताकि उनको मुश्किलात ना हो। अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है, क्या कोई स्कॉलरशिप होती है या आपको पूरा पे करना पड़ेगा वहाँ पे? देखिए, स्कॉलरशिप तो एक बहुत लिमिटेड फैक्टर है। होता ये कि स्टूडेंट के लिए जो एक तो बड़ी खुशखबरी जो अब नहीं रही, वो ये कि कनाडा ने पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को एक स्पेशल स्ट्रीम में डाल दिया है। हाँ, जो पहले इंडिया, चाइना, कुछ कंट्रीज़ थे, उनमें अब पाकिस्तान भी शामिल कर दिया। तो उन्होंने एक बहुत ही प्रोसेस बना दिया स्टूडेंट का, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा जो है वो एक सब्जेक्टिव मैटर था कि वो आपकी अफोर्डेबिलिटी होगी नहीं होगी, तो रिजेक्शन बहुत था पाकिस्तान का स्टूडेंट्स का, रिफ्यूज़ल बहुत था। तो उसके लिए उन्होंने अभी रिसेंटली चेंज किया और उसके लिए एक पूरा प्रोसेस बना दिया कि आपका 1 ईयर या 1 सेमेस्टर की फ़ीस एक तो एडमिशन हो आपका प्रॉपर, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन हो, आपका जो करियर पाथ है वो अलाइंड हो, यानी ये नहीं हो कि आपने किया कुछ है और आप किसी और डिग्री में बिल्कुल डिफरेंट में जा रहे हैं, तो आपकी इंटेंशन नज़र आए कि आप जो जा रहे हैं सिंसियरली पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, और एक आपका 1 सेमेस्टर मिनिमम पेड हो और 1 साल का एक्सपेंस आपका कनाडा में। अब उन्होंने ये फैसिलिटेट किया कि कैनेडियन बैंक आपका एक अकाउंट खोलेंगे, ठीक है,
और आप वो 1 ईयर का आपका लिविंग एक्सपेंस जो है वो तकरीबन 10-12 हज़ार डॉलर वो डिफाइंड है, वो आपका कैनेडियन बैंक आपका डिपॉजिट रख लेगा। तो जब वीज़ा ऑफिसर के पास आपकी एप्लीकेशन जाएगी तो वो उसके पास ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होगा कि हाँ ये सब इसका मौजूद है, तो वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस आपके नेक्स्ट टू नील हो जाते हैं। सही। तो उस स्ट्रीम का फ़ायदा उठाते हुए अब हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका रिफ्यूज़ल ना होने के बराबर है अगर वो उस क्राइटेरिया को पूरा कर लें। ठीक हो गया। तो सर इनके भी आपके बैंक बैलेंस होना जरूरी है, या अगर वालिद साहब का, भाई का, तो आप शो कर सकते हैं? भाई का, वालिद साहब का, यानी सपोर्ट, ब्लड रिलेशन जो हाँ, क्योंकि स्टूडेंट नॉर्मली खुद तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनका जो सपोर्टर है उसकी फाइनेंशियल जो है वो कारआमद है उसी तरह। ठीक है, वो कर सकते हैं। हाँ, वो उनको एफिडेविट देना होता है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट से ज़्यादा यानी सिर्फ एफिडेविट वो भी चाहिए, वो भी फ़ायदेमंद है, लेकिन अब तो बिल्कुल आपका डिपॉजिट है, इतना अमाउंट जो 1 साल का आपका एक्सपेंस है वो कैनेडियन बैंक में डिपॉजिट है। ठीक है। और वो बैंक की जो है वो ये फैसिलिटेट करते हैं कि इन केस आप नहीं आते, ठीक है, और या खुदा ना खास्ता आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो या आप अपना इरादा कैंसिल कर दें, तो वो पूरा पैसा आपको ठीक है वापस मिल जाता है। सही है। सर हम आपसे इस बारे में भी बात करेंगे कि जो वीज़ा आप चाहे आप बिजनेसमैन हैं या लैंडलॉर्ड हैं, किसी भी वजह से जा रहे हैं, तो वीज़ा जो रिजेक्शन है उसकी सबसे ज़्यादा क्या वजूहात सामने आती हैं, किस वजह से वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है? लेकिन मेरे ख्याल है फैजी हमारे साथ मौजूद है, आप सबकी इजाज़त, हम फैजी से गाना सुन लें, क्या कहते हैं आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बाद में फिर आप जी सवाल कर लीजिएगा, मैं बिल्कुल खाना स्टार्ट कर, मैं कान बंद कर लेता हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी, तो आप पूछ लीजिएगा। तो आप गाने का शौक है वैसे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सुनने का शौक है? नहीं, हाँ सुनने का। नहीं सुनने का है। किनको सुनते, कौन से सिंगर है जिन्हें आप जो गाते हैं उनको सुन लेते हैं? तमाम सिंगर्स को? सबसे बसूरा सिंगर कौन है? वो जस्टिन बीबर, वो सबसे जी जी बसूरा है? जी। फिर भी सुनते हैं आप उन्हें? ठीक है। तो फैजी तो अच्छा गाते हैं भाई, उनके आवाज़ में हम एक खूबसूरत सा उनका गाना भी सुनते हैं।
अब डॉक्टर साहिबा, आप हमें बताएंगी वॉक करना कितना ज़रूरी है अगर आप अपनी हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं, और सेहतमंद रहना तो बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये जो मोटापा है, अगर आप वॉक कर लें तो आपको मोटापा ना आए। अपनी वॉक ना भी करें, वैसे अपनी एक्टिविटीज़ कर लें, घर के छोटे मोटे आप काम भी कर लें, तो ये भी काफ़ी वॉक है। पहले लोग होते थे वॉक करते थे, इतने एक्टिव रहते थे वो, अब बीमारियां भी इसी वजह से हो रही है क्योंकि हम लोग बहुत हड्डराम हो रहे हैं। इवन कि जिम के बारे में लोग अक्सर ये भी कहते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं कि हम गाड़ी में बैठ के साइकिलिंग करने जाते हैं। गाड़ी से मुझे एक बात याद आई, मेरे जो आइडियल हैं डॉक्टर अफजल हुसैन, मैं उनके जैसा बन तो नहीं सकती पर मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं उनको फॉलो करूँ। वो हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि जो आपकी नेक है, अपनी नेक को गाड़ी का स्टीयरिंग समझो। अगर आप स्टीयरिंग को कंट्रोल करोगे तो आपकी गाड़ी की जो अलाइनमेंट है ठीक चलेगी, ठीक है। अगर आप स्टीयरिंग हल्का सा मतलब गलत कर दोगे तो आपकी गाड़ी खराब आगे जाके लग जाएगी या डैमेज हो जाएगा। बेसिकली हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसको भी आप गाड़ी की तरह ही लें, ठीक है। हमारी जो नेक है उसको अपना स्टीयरिंग समझे कि हमारी जो नेक है वो हमारी स्टीयरिंग है, तो अपनी नेक की बहुत हिफाजत करें, ठीक है। अब जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, पेपर वर्क कर रहे हैं, कुछ भी, मेक श्योर कि आपके आई लेवल पे रहे, आपकी नेक ज़्यादा ऐसे मत हो, ज़्यादा झुके ना और ना ही ज़्यादा पीछे जाए, अपना हर काम आई लेवल पे करें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, वर्क प्लेस पे होते हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं ज्यादातर लोग, तो बैठने का तरीकाकार ये हो जाता है, इस तरह बैठ के हम यूज टू भी हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो कैसे बैठना चाहिए? फौरन से उन्होंने ठीक होकर बैठने की कोशिश भी की है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेक श्योर कि जैसे हम फोन इस्तेमाल करते हैं हम बहुत ऐसे नीचे बेंड हो जाते हैं, ऐसे नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आपकी नेक पे कंप्रेशन आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो नेक है उसको अपना स्टीयरिंग समझें। अगर नेक आपका ठीक रहेगा तो आपकी पूरी बॉडी ठीक रहेगी, क्योंकि नेक पे हमारा पहला मोहरा है, हमारे कान के पीछे जो है हमारा पहला मोहरा नेक से शुरू होता है। तो अगर आप नेक को ठीक रखेंगे तो आपकी पूरी बॉडी ठीक रहेगी, ठीक है। तो अपने आप की हिफाजत करें। गाड़ी तो फिर न्यू आ जाएगी अगर कहीं ठुक जाती है, पर आपकी बॉडी तो आप अपने आप को दोबारा न्यू नहीं कर सकते। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मेरे गाड़ी की स्टीयरिंग ही खराब है, तो मैं अपनी गर्दन कैसे ठीक करूं? आपको मैंने ये नहीं कहा कि मतलब अपनी गर्दन और गाड़ी के स्टीयरिंग को, मैंने सिर्फ को रिलेट की है कि आपकी जो नेक है ये आपकी स्टीयरिंग है। मुझे मतलब मैं अपनी नाक कैसे ठीक कर सकता हूँ? नाक मेरी ना टेढ़ी है एक साइड पे, तो वो कैसे ठीक होगा? दूसरी साइड से काट दें। ये आसान तरीका बता दिया आपने डॉक्टर साहिबा। अलाइनमेंट करवा लें। नहीं, अपनी नाक कटवा लूं ठीक हो जाए। नहीं अलाइनमेंट करवा लें, यहाँ पे कोई शॉप होगी है ना। हाँ ये ठीक है। गाड़ी जब मुंह है तो स्टीयरिंग मुंह है तो क्यों नहीं करा लें अलाइनमेंट। अच्छा फैजी से पूछेंगे, फैजी आपके फेवरेट सिंगर कौन है? डिफरेंट हैं कि लाइक गुलाम अली खान साहब, अरे आप उन्हें सुनते हैं? उसके बाद खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब, और ये उसके बाद आतिफ असलम जो आजकल की जनरेशन के लिए, और इस तरह के और भी। तो बाकी नहीं सुन के कौन पसंद है? फीमेल नहीं पसंद? फीमेल बेसिक नहीं गाती बहुत अच्छा है, सबका एक अपना जॉनरा है, उनके अच्छा है, लेकिन बेसिकली मैं एक मेल वोकलिस्ट हूँ, तो मुझे तो मेल ही सिंगर्स का कोई रखना पड़ता है। अब मैं फीमेल को थोड़ी गाऊंगा कि वो क्या गाती है क्या नहीं। ठीक हो गया। फीमेल की बात हो रही है तो आपने मुझे बताना है। हाँ अच्छा कि इन्होंने बता दे कि ये मेल वोकलिस्ट है, वरना मैं तो उनके टोनी देख कर शक कर रहा था। हाँ अच्छा कि बता दिया। मुझे बताइए फीमेल गेस्ट कौन सी सबसे अच्छी लगी है आपको, जिनका इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा? फीमेल गेस्ट, क्योंकि आप ना फीमेल गेस्ट को ज्यादा झुकते नहीं मारते, तंग भी नहीं करते, बड़े आराम से उनका इंटरव्यू कंडक्ट कर देते हैं। ऐसा मैं कह रही हूं। नहीं करनी बेटा, मुझे ना मैं विषयात का इंटरव्यू करके बड़ा मजा आया। अच्छा हाँ वो इंटरेस्टिंग है। मैंने उनसे पूछा कि वो तमगा इम्तियाज ठीक है आपको तो मिल गया, तो निशान हैदर कब मिल रहा है? तो उन्होंने बताया कि वो निशान हैदर जब शहीद होता तब मिलता है, मैं अभी शहीद भी हूँ। आपने उनसे ये सवाल किया? यस ग्रेट। मतलब कि माशाल्लाह से कहाँ से आएंगे दूसरे शेख कासिम? नहीं आ सकते, एक ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। तो सर वीज़े की बात कर रही थी हम, रिजेक्शन के बारे में भी बात कर रही थी कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है किसी भी कैटेगरी में है, क्या वजूहात सबसे ज़्यादा सामने आती है वीज़ा रिजेक्ट होने की? देखें असल बात तो वही है कि आपकी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आप अपने केस में प्रेजेंट कर रहे हैं वो अगर दुरुस्त साबित ना हो, ठीक है, वो बात है। असल में उसको दो कैटेगरीज में आप कर सकते हैं। एक जिसमें टेम्परेरी इंटेंशन वाले वीज़े होते हैं, जिसमें विजिटर वीज़ा हो गया, वर्क वीज़ा हो गया, स्टूडेंट वीज़ा हो गया, उसमें ऑफिसर को ये देखना होता है कि आप एक टेम्परेरी इंटेंशन से जा रहे हैं जी, और आप कनाडा जाके कुछ और करने का इरादा नहीं रखते, बल्कि वही करेंगे जिसका आपकी फ़ाइल में लिखा है, और आप उसके बाद वापस आने का इरादा रखते हैं।
तो मोस्टली जो हमारे टेम्प्रेरी वीज़ा वाले लोग हैं उनका रिफ्यूज़ल का मोस्टली वजह यही होती है कि ऑफिसर कहता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल कम बैक आफ्टर द अलाउड टाइम। अच्छा सर, जो उनका केस रिप्रेजेंट करता है कंसल्टेंट, उसमें भी कोई इश्यूज हो सकते हैं? शायद अच्छे से आपका केस रिप्रेजेंट ना किया बिल्कुल गया हो सकता है, क्योंकि प्रोफेशनल का जो है उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जी। और आपके जो है जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको उभारना और आपकी वीकनेसेस को प्रीएम्प्ट करके उनको एड्रेस करना हमारा काम होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे अगर आपकी कोई वीकनेस है, आपका कहीं पर कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल है पहले से, ठीक है, तो अगर हम आप सही प्रोफेशनल से अपना काम करा रहे हैं तो उसका फ़र्ज़ ये है कि वो उसको पहले से एड्रेस करे, हाईलाइट करे और एड्रेस करे, छुपाए नहीं, क्योंकि छुपाना जो है वो बहुत बड़ा ऑफेंस है। ठीक है। यानी वो आ जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर, और अगर आप एक दफ़ा मिस रिप्रेजेंटेशन में आ जाएं तो कनाडा आपको 5 साल के लिए बैन कर देता है और 5 साल आप अप्लाई कर ही नहीं सकते किसी भी कैटेगरी में। तो उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी सारी प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है। अच्छा सर, अगर आपका वीज़ा एक बार रिजेक्ट हो गया और आप अगेन, कोई भी वजह हो सकती है, वो तो ऑफिसर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि केस अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया गया या वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, पूरा रीज़न लिख के देते हैं आपको। रीज़न लिख के देते हैं, ठीक हो गया। तो सर दूसरी बार अप्लाई कर सकती है, तीसरी बार भी अप्लाई कर सकती है? ये पॉसिबल है कि थर्ड ईयर अगर आप बैंड नहीं है और आपका पिछला रिफ्यूज़ल जो है उसको आप एड्रेस कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो कोई पाबंदी नहीं है कि आप कितनी दफ़ा करें। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब हम वीज़ा लगवाते हैं ना, अक्सर लोगों को सुबह अर्ली मॉर्निंग जब हम ऐसे बुलाए जाते हैं तो वापसी पे कॉल आती है कि जी रिजेक्शन है, एक कलर दिखा गया है। अक्सर लोगों से मैंने रीज़न पूछी तो वो कहते हैं वो रीज़न नहीं बताते, ऐसा कुछ है? में आप वो यूएस की बात कर रहे हैं जी। कनाडा में आपको रीज़न बताई जाएगी? जी, रीज़न बताते हैं। ठीक हो गया। और कनाडा में जो है टेम्परेरी वीज़ा में मोस्टली आपका इंटरव्यू नहीं होता। इंटरव्यू नहीं होता, ठीक हो गया। तो सर आपसे पूछना चाहूँगी, अपना नाम बनाते बनाते कितना टाइम लग गया और क्या मुश्किलात थी करियर के स्टार्ट में? अब तो खैर नाम बन गया ना, बड़ा नाम बन गया। मेरे से पूछी? नहीं, वो शहरी भाई से पूछी। अच्छा, शहरी भाई से। हाँ। ठीक है। अच्छा, एक सवाल क्या था आपका? मैंने पता नहीं लगा। ठीक है। जी सही हो गया। आपने कहा अपना नाम बनाते बनाते कितना टाइम लग गया इस फील्ड में? नाम तो अभी उस तरह नहीं बना, मगर इंशाल्लाह कभी ना कभी बन जाएगा। मगर कोई ऐसा मसला नहीं है, नाम बनाना ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी होता है पैसा बनाना। जब पैसा बन जाएगा ना तो फिर नाम बन जाता है। नहीं, फिर नाम बनाने की ज़रूरत ही नहीं, ज़रूरत नहीं होती। हाँ। तो पैसा बनाते बनाते कितना टाइम लग गया? अभी पैसा नहीं बना, वो अभी भी नहीं पैसा बना, भी नहीं वो भी नहीं बना। तो अभी टाइम है, हो जाएगा। हो जाएगा हाँ, मैंने ना वो अप्लाई किया हुआ है लोन, ठीक अच्छा। है। तो जब लोन मिल जाएगा ना तो पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो नाम बन जाएगा, नाम बन जाएगा तो खुशियाँ आ जाएंगी। जी। ये तमाम चीजें एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। आप अक्लमंद है, मुझे लग नहीं रहा था, मगर है थोड़ी सी। यस ठीक है। ये अच्छा, ये आपके कांटे बड़े अजीब हैं। अजीब है क्या खूबसूरत है? नहीं, अच्छे हैं, मगर वो ये मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या पहना हो। अच्छा, ये ठीक है, वो अच्छे खाने वाली चीज लग रही थी मुझे। हर वक्त आपकी खाने पे क्यों नजर होती है? बिस्किट भी आप पूरे खा चुके हैं। आपने अगर नहीं खाने तो आप पास कर सकते हैं। आप किसी को मौका दे ही नहीं रहे ना, तो आप ले लें, आप ही ले लें। ये ग्लास भी खाली पड़ा, ये भी खा लें। आपको नहीं चाय नहीं मिली? मिली भी है। सर मेरे शो में चाय मिलती है 2-2 बार और आज तो हम स्पेशल दे रहे हैं चाय, ऐसे तो बात ना तो करें। वो तो ठीक है, चाय तो मिलती है, टिश्यू नहीं मिलता, वजह क्या है? टिश्यू मिला था, आपने पॉकेट में रख लिया है, वापस नहीं रखा। नहीं, ये टिश्यू मैं घर से बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेके आए। जी। अच्छा, मुझे लगा शायद टिश्यू भी खा गए हैं। स्टूडियो में काफी गर्मी है तो स्टूडियोज की जरूरत है। तो नाम अभी नहीं बना? नाम बना अभी नहीं बना। तो किसका नाम बना अभी तक इस फील्ड में? फवाद खान का। जिस दिन मेरा नाम फवाद खान के साथ लगेगा ना तो फिर मैं मतलब आप चाहते हैं आपका नाम नहीं बने? नहीं, क्यों नहीं बने? उसका नाम नहीं बना, मेरा भी बनेगा। आप फवाद खान बनना हमायूं सईद, फवाद खान, हमायूं सईद, शेख कासिम। ये एक कैटेगरी में आएंगे। यस। आप 3rd पोजीशन पे हैं, आप 1st पोजीशन पे आना चाहते हैं? नहीं, ठीक है, खुश है, इक्वल रहना चाहते हैं। ठीक है, कि मुझे ये बताइएगा 3rd पोजीशन पे आप हैं, आपने 1st पोजीशन पे आना है, ठीक है? ऐसे ही है। अगर फिल्म में मौका मिले काम करने का तो कौन सा कैरेक्टर करना चाहेंगे? ये जो आपका कैरेक्टर है, जो आप रियल में भी है और कैरेक्टर भी है, इसके अलावा? मुझे खलीलुर रहमान कमर साहब ने वादा किया है, ठीक है, मेरे लिए वो कैरेक्टर लिखेंगे कोई शाहवार वाला नहीं, वो जो
दानिश वाला। मेरे पास तुम नहीं हो, वो वाला करेक्टर यस 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 यस, वो आपके लिए लिखा जा उसके रहा है। अंदर उसके मेरे लिए वो स्पेशल कैरेक्टर लिखेंगे, मैं उसमें फिर काम करूँगा। उसमें काम करेंगे Yes. आप। तो आप, अगर आपको मैं पूछूं कि अगर वो आपसे कहा जाए कि आपने अपने लिए खुद करेक्टर लिखवाना है और आप चाहते हैं मैं इस तरह का रोल करना चाहती हूँ, वो कौन सा रोल होगा? किसी भी कॉमेडियन का नाम भी ले सकते हैं, किसी एक्टर एक्ट्रेसेस का नाम भी ले सकते हैं, कोई भी एक ऐसा रोल जिनको लोग जानते हो फनी करेक्टर को। रोल, फनी रोल, मजा आएगा। कितना फनी करना है जिंदगी में, मतलब बस करते कुछ सीरियस काम कर ले। सीरियस नहीं, वो नहीं होता मेरे से। बड़ी मैंने कोशिश की है, तो वो ना लानते पड़ी हैं बस, और कुछ नहीं है। नहीं होता। नहीं। ठीक है, चलिए हम आप हो जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ा वेट करें, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। डॉक्टर साहिबा, आपने मुझे ये बताना, आपने वर्क प्लेस पे काम करने वाले लोगों को भी बताया है, हमारे बच्चे जब बाहर से खेल के आते हैं, आप देखते हैं छोटी एज के बच्चे हैं, तो उनको भी बॉन्स में प्रॉब्लम आती है, तो क्या वजूहत ज़्यादा नज़र आती है? उसकी वजूहत ये आपके पोस्चर्स होते हैं, आप अपने बैड पोस्चर्स रखते हो जिसकी वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। अक्सर जो बच्चे होते हैं वो बेड के ऊपर लेट के पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो कि एक बहुत गलत पोस्चर है। ठीक है। इसके अलावा वो क्या काम करते हैं, सोफे पे बैठे होंगे, सोफे पे बैठे बैठे इवन हम सब भी यही करते हैं, हम लेटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेट के टीवी देखते हैं। हाँ, लेट के टीवी देखते हैं। मेरे ख्याल से आपको सिर्फ बेडरूम में सिर्फ लेटने जाना चाहिए, ठीक है। अपने बेड पे सिर्फ लेटने जाना चाहिए। जी। पढ़ाई के लिए भी अपना प्रॉपर चेयर टेबल रखिए जिसपे आप प्रॉपर बैठ के सही। काम करें। और ठीक ये है। जो सोफे पे लेटने की आदत है, ये बहुत ही गलत है। मैं तो चाहूंगी कि सब अपने घरों से सोफे निकाल दें ताकि ठीक है। हम सारे एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ जाएं। जो भी हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही ठीक है डॉक्टर साहिबा, आपकी बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ISPR का एक ज़बरदस्त सा नगमा है, आज का दिन भी ख़ास है, पहले हम वो सुनते हैं, उसके बाद बात कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कासिम साहब को टिश्यू भी मिल गया और उन्होंने पॉकेट में रख लिया, और अब फिर ये कहेंगे कि मैं घर से लेके आया हूँ लेकिन मैंने देख लिया है। तो जी ISPR का जो एक खूबसूरत सा नगमा है वो आप प्ले किया जाए। ज़बरदस्त, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत नगमा और बहुत खूबसूरत गाया गया है, वीडियो बहुत कमाल की थी, पाकिस्तान का जो एक इमेज रिप्रेजेंट किया गया, आपने देखा, कैसा लगा आपको? बहुत ज़बरदस्त। ये रात की थी ना आवाज़, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा था। आपको कैसे लगा? ऐसी बहुत राहत साहब आपको बहुत पसंद है? बहुत पसंद है, बिल्कुल। क्योंकि खान साहब के बाद एक ये हैं जो जिनको सुना जाता है, एक यही उनकी निशानी है हमारे पाकिस्तान के लिए। सर आपने देखा होगा जैसे नगमा चल रहा होता है या कोई भी ऐसा दिन होता है, 14 अगस्त का होगा, इंडिपेंडेंस डे हमारे हो, तो हम तमाम लोगों के अंदर भी एक फौजी मौजूद होता है, हम लोग बड़े जोशो जज्बे के साथ उठ रहे होते, परफॉर्म कर रहे थे, ऐसा है सर? बिल्कुल ऐसे। बल्कि मैं वही बात करता कि सब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में रहो, तो मैं पूछना चाहता आप क्यों कहते हैं कि कनाडा जाओ? नहीं, हम किसी से नहीं कहते, लोग हमसे कहते हैं। हाँ, लोग हमसे कहते हैं। दूसरी बात ये मत समझिए आप कि कोई यहाँ से चला जाता है तो वो पाकिस्तानी नहीं रहता, वो ज़्यादा पाकिस्तानी हो जाता है। ज़्यादा पाकिस्तान हो जाता है। वहाँ पर हमें जितना हर वक्त पाकिस्तान का ख्याल होता है, अच्छी खबर है खुशी होती है, जी। कोई बुरी खबर खुदा न खास्ता है तो गम होता है, और हम बहुत ज़्यादा अवेयर हैं वहाँ बैठ के, क्योंकि हमें और दूसरी जो यहाँ की ट्रबल्स हैं वो नहीं हो रही होती, तो हम बेसिकली सारा दिलो दिमाग से उसकी जस्तुजू में होते हैं। वहाँ की सियासत, पाकिस्तान की सियासत, हम वहाँ किसी महफिल में बैठें तो आपको पाकिस्तान की सियासत बिल्कुल करंट मिलेगी, हर किसी की अपनी राय होगी, और ऐसा लगता है वहाँ पे भी इलेक्शन हो रहे हैं, जबकि आप वहाँ वोट नहीं डाल सकते, उसके बावजूद बहसें हो रही हैं और बाकायदा गर्मा गर्म डिस्कशंस हो रहे हैं, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सब फिक्रमंद और सब सिंसियरिटी यहाँ से ज़्यादा बढ़ जाती है। ये नहीं कि यहाँ के लोग ऑब्वियसली वो तो है ही सिंसियर, लेकिन वहाँ जाके जब दूरी होती है ना थोड़ी, तो मोहब्बत बढ़ जाती है। ऐसा ही है। ये पता है, पाकिस्तान की आबादी इतनी होगी, काफ़ी लोगों को आना चाहिए। जी सर, और दूसरी बात ये देखें ना कि वहाँ जो आपका डायस्पोरा है, पाकिस्तान के लोग जो बाहर जाके सेटल होते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ ही बनते हैं, वो पाकिस्तान को वहाँ से बैठ के सपोर्ट कर रहे होते हैं, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, पैसा भी भेज रहे होते हैं, तो बाहर जाने वाले लोग जो हैं वो आपका ही सरमाया है, और वो बाज़ वक्त यहाँ से बेहतर खिदमत कर रहे होते हैं वहाँ बैठ के। ट्रू, ऐसा ही है। सही हो क्या? आप तो जाना चाहिए ना कनाडा भी? अगर वो मुझे बुलाएं तो मैं जाऊंगा। फ्री में वो भी? हाँ, वो हर चीज़ फ्री में, हर चीज़ फ्री में। ऐसे ही होता है। और मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पर भी हमारी कम्युनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और जो लोग हैं उनमें बड़ी आपस में कोऑर्डिनेशन है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, तो हमारा एक मोटिव है डेफिनेटली कि पाकिस्तान से ज़्यादा लोग जाएं और कनाडा में पाकिस्तानियों की रिप्रेजेंटेशन बढ़े बनिस्बत कम होने के। ठीक तो वहाँ पर दूसरे कंट्रीज़ के लोग, दूसरे कल्चर के लोग, और कैनेडियन गवर्नमेंट जो है बहुत ओपन है, वो आपके कल्चर को
प्रमोट करने में आपसे ताउन करती है। बिल्कुल। वहाँ पर इस तरह के जो शोज़ हैं, उर्दू के शोज़ को गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करती है आपके कल्चर को प्रमोट करने के लिए। स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के लिए टीचर्स अपॉइंट करती हैं। आप अपने बच्चों को उर्दू पढ़वा सकते हैं, लिखना पढ़ना सिखाया जाता है स्कूल में, जो उनके ऑफिशियल ग्रेड्स में इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। ज़बरदस्त। सर मुझे बताइएगा, वहाँ के जो नेशनल हैं उनके स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को तो वो लोग लोन वगैरह भी देते हैं जब तक वो जॉब नहीं करते, तो अगर कोई यहाँ से अप्लाई करे तो वहाँ पे जाके लोन ले सकता है या नहीं? ऐसा नहीं होता? नहीं ऐसा वहाँ नहीं। की नेशनल होना जरूरी है? वहाँ का रेजिडेंट होना, PR या सिटीजन होना लाजमी है। सिटीजन होना जी जी। वहाँ की उसकी फीस भी कम है। अगर कोई यहाँ से जाके एडमिशन लेता है फॉरेनर के एज ए फॉरेन स्टूडेंट, तो उसकी फ़ीस 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है नॉर्मल। स्कॉलरशिप भी कम मिलती है और स्कॉलरशिप भी बहुत रेयर होती है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी को। जबकि जो आपका जब आप एज ए परमानेंट रेजिडेंट जाते हैं जी, तो आपके बच्चों को सब फ्री भी होती है हाई स्कूल तक। और उसके बाद यूनिवर्सिटी में आपका जो एडमिशन है किसी भी यूनिवर्सिटी में, वही एक तरह से गारंटी है कि आपको गवर्नमेंट पूरा लोन प्रोवाइड करेगी। ठीक है। और वो जो है लोन आपका जो है वो पेएबल होगा जब आपको जॉब अच्छी बेहतर मिल जाएगी। और फिर भी वो इतना पेएबल, वो उसकी किस्त इतनी छोटी रखते हैं कि आप इजीली उसको अफोर्ड कर सकें। ठीक हो गया। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी बच्चा जो है जो टैलेंटेड है, वो इस वजह से कि उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है या अफोर्ड नहीं कर सकते, ये वहाँ कोई कंसिडरेशन ही नहीं। ठीक हो गया। क्योंकि फैजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, यंगस्टर हैं, इनसे भी पूछेंगे। फैजी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नए गाने कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, अपने वीडियो में खुद ही आते हैं आप? हाँ जी, वीडियो में आप सर को भी ले सकते हैं, वो सर से अब कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपने जो सर यहाँ तक भी फ्री आए हैं। यंगस्टर, आपने वही कहा, मैं यंग नहीं। आप तो हैं, आप तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो आपके साथ साथ है, आप तो लीडर हैं। अच्छा, वो अपनी वीडियो में नहीं आएंगे तो हीरो को भी ले कौन सकते हैं आएगा? ना। नहीं, जैसे मुझे एक आप जैसा एक प्यारा सा खूबसूरत सा एक्टर चाहिए। वीडियो शूट हीरोइन विलन बना हीरोइन का हीरोइन का रोल चाहिए। अच्छा वैसे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सबको, जो मेरे सुनने वाले हैं, जो बाकी हैं पाकिस्तानी, इन सबको यही कहना चाहूँगा कि यार जो भी काम कर रहे हो नीयत साफ रखो, ताकि आप लोग इन फ्यूचर आपको कोई तंगी ना आए किसी चीज़ की, क्योंकि आपकी नीयत साफ होगी तो आप कुछ ना कुछ बन जाओगे इन फ्यूचर इन लाइफ। सो बी डेडिकेटेड। जैसा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ज़ाहिर है कुछ इमिग्रेशन से रिलेटेड ही मैसेज है कि ये जब भी काम हो तो उसमें ये ना देखें कि आपको कौन क्या उम्मीद दिला रहा है, हर चीज़ को वेरीफाई करें और ऑथराइज लोगों के साथ सिर्फ काम करें। अपना मुस्तकबिल और अपनी इमिग्रेशन की फ़ाइल किसी ऐसे के हाथ में ना दें जो आपको लॉन्ग टर्म नुकसान पहुँचाए और लॉन्ग टर्म आपकी हिस्ट्री ख़राब हो जाए, उसको अवॉइड करें। और हर चीज़, कोई चीज़ मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया, कोई चीज़ जो है इसमें ऐसी नहीं है जो खुफिया हो या मालूम ना की जा सकती हो, तो उसको वेरीफाई करें। जी ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी, जैसे कि आजकल हमने एक रूटीन बनाई हुई है लेट के फ़ोन इस्तेमाल करने की, तो मैं सबको यही कहूँगी कि लेट के फ़ोन इस्तेमाल मत करिए करें। एक प्रॉपर बैठ के एक पोजीशन में अपनी आई लेवल पे फ़ोन इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप लेट के फ़ोन इस्तेमाल करते हो, आपकी नेक के ऊपर कंप्रेशन आता है, आपको सर्वाइकल इश्यूज शुरू होते हैं, जिसकी वजह से आपको फिर सर्जरी करवानी पड़ती है। तो आप एक छोटी सी एहतियात करोगे तो आप सर्जरी से बच जाओगे। फ़ोन कभी भी, फ़ोन हो या टीवी या कुछ भी पढ़ने वाला, बुक्स वगैरह, कभी भी लेट के इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए कुछ ठीक भी। हो गया। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। प्लीज़। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुल्क हमारे लिए एक नेमत है। ठीक है, पाकिस्तान जब कायद आज़म ने बनाया, ठीक है, किसी वजह से बनाया, और दुनिया में देखें बाकी हमारे हमसाये मुल्क में जो ये चीज़ें हो रही, इससे हमें एहसास होना चाहिए कि हमारा मुल्क कितना कीमती है, कितना कीमती है। ट्रू हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो इज़्ज़त अपने मुल्क में है ना, कहीं नहीं होगी। और अपने मुल्क, बेशक मुल्क अभी मुश्किल में है, जो भी मसले मसाइल है, ठीक है, मगर ये हमारा मुल्क है और एक टाइम पे सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अपने मुल्क को छोड़ के कहीं ना जाएं, इसी मुल्क में रहें और इसी को बेहतर करें। और जैसे ये मुल्क हमें ऑन करता है कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें भी ऑन करना चाहिए कि बिल्कुल ये जो मुल्क है ये हमारा है, पाकिस्तान हमारा है। थैंक यू सो मच सर, आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और इंशाल्लाह जिम भी कीजिएगा, कनाडा भी ज़रूर जाइएगा, गाने की वीडियो में भी आपने आना है और मैंने भी इंशाल्लाह आपके साथ कनाडा जाना है। थैंक यू सो मच मैम, आपका थैंक यू सो मच सर जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक जो आपके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिन पर आप काम करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।